सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ क्लास 11th एनसीईआरटी का फिजिक्स का टॉपिक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, लेकिन इसका वेटेज कहाँ कहाँ पर है और किन स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले क्लास 11th के स्टूडेंट, सीबीएसई अदर स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स जिनका 11th में ये चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आप यहाँ पर पढ़ते हो कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिजिड बॉडीज क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है। इस तरह की चीज़ें जहां आपने सुनी है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आती है, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर आती है। एक बात। दूसरा, कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड भी होते हैं जिनके क्लास 12th में यानी एचएससी जो होते हैं, यानी कि उनके हायर सेकेंडरी जो क्लासेस होती है उनमें ये टॉपिक आता है, यानी क्लास 12th में। जैसे खासतौर से अगर मेरी नज़रों में जो है महाराष्ट्र बोर्ड में ये टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स करके आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लें। तीसरी बात, नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, जेई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट, उनके उसमें भी डेफिनेटली आता है। नीट में जहाँ तक मुझे याद है लगभग 8% का वेटेज होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर यूनिट का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन का। बाकी इसके अलावा आप किसी अदर एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर को मैं थोड़ा लेक्चर की लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर्स को जो 10-12 लेक्चर्स होते हैं उनको एक लेक्चर में समेट रहा हूँ और लाइव समेट रहा हूँ आपके साथ। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने कोई पहले के बना के सबको मैं लिंक करके चिपका रहा हूँ यहाँ पे, वो नहीं है। शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, एंड तक ले जाऊंगा इस चैप्टर को। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सोचा है कि ये जो टॉपिक्स दिख रहे हैं सारे मैं अभी यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा, जितने आपको 15 टॉपिक दिख रहे हैं। एक बात। उसके बाद एक दूसरे ब्रांच के तौर पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक को रख दिया, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो समझेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह पढ़ लेंगे। कुछ जो छोटे मोटे और रिलेशंस होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वो देखेंगे। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, एक्सिस के अबाउट या फिर डायमीटर के अबाउट या मैनी ऑल, उस तरह की हम चीज़ें देखेंगे। तो उसको मैं एक सेपरेट यूनिट में बांट लेता हूँ। अगर हम आज कर पाए तो भी कर लेंगे, अदरवाइज हम सेपरेट में देख लेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत बड़ी बात है 15-20 लेक्चरों को एक लेक्चर में समेटना या 1-2 लेक्चर में समेटना बिना कुछ छोड़े हुए। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल को जरूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नीट के स्टूडेंट्स के लिए यहां तक की कहानी सेम है। इसके बाद क्वेश्चंस में नीट और जेई को मैं अलग से इसी पर चैप्टर का रेफरेंस में यही दूंगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के, लेकिन इसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है जो कि मेन होती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, उसके लिए मैं अलग से सीरीज लाऊंगा। लेकिन उसमें बेसिक उसका ये होगा, और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको उसके क्वेश्चंस वगैरह देखने पड़ेंगे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमें पढ़ना है रिजिड बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल पढ़ना है, और पूरे एनिमेशन के साथ हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन को मैं यहाँ पर समझाऊंगा, वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ। एनसीईआरटी की बुक भी खोल के रखो, आपको आज एनसीईआरटी समझ में आएगी क्या होती है असल में। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं पहले हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रिजिड बॉडी से व्हाट डू वी मीन बाय रिजिड बॉडी। देखो, रिजिड बॉडी जब हम कहते हैं ना कभी, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सुनना यार, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने 100% एफर्ट्स डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी पूरी ऑनेस्टी के साथ देखोगे और जो मैं बोलूंगा वो इंप्लीमेंट करोगे, सब समझ में आएगा, सब कवर होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जैसे कि मान लो कि बॉडी है और इस बॉडी को हमने किसी सर्टेन वेलोसिटी v से ये मूव कर रही है। अब जब ये बॉडी किसी सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रही हो, तो क्योंकि कोई बॉडी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिली है, ऐसा हम मान सकते हैं कि यार m मास के छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर वो बॉडी बनी है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो उस समय मान लेते हैं कि एक पार्टिकल हमारा यहां पर ये रहा नंबर 1 पार्टिकल, और नंबर 2 पार्टिकल मान लेते हैं ये रहा। तो जिस समय वेलोसिटी v हमने ऑब्जेक्ट को दी है, तो ये वाला पार्टिकल भी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर ये पार्टिकल भी वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है, या दूसरे शब्दों में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है हर एक पार्टिकल के दौरान, या फिर दूसरे शब्दों में रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी दो पार्टिकल के बीच की अगर 0 आ रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी रिजिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहला वाला मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 मीटर आगे डिस्टेंस चले गया, पहले वो कहीं पीछे था, 1 मीटर पीछे था कहीं पर, अब जब ने वेलोसिटी से मूव करा ऑब्जेक्ट को तो वो 1 मीटर आगे चले गया, तो उसके जो बाकी और हो रहे हैं वो भी अपनी मेन पोजीशन जहां उनकी ओरिजिनली थी उससे 1-1 मीटर आगे चले जाएंगे, तो नेट जो ओरिएंटेशन था वो पहले की तरह ही आ जाएगा। उन्हें रिजिड बॉडी कहते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा तो सब में होता है, सब में नहीं होता लक्ष्मण, सब में नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं होता? जैसे सर आप एक बारी के लिए सोचो कि जैसे एक वाटर टैंक है या पानी है या फ्लूइड है, फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। जब आप फ्लूइड को मान लेते हैं, इस फ्लूइड को मैं वेलोसिटी v से मूव करूंगा, तो इसका ये पार्टिकल किसी डिफरेंट वेलोसिटी से, अपर पार्टिकल किसी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, लेयर अलग अलग वेलोसिटी वगैरह से मूव करती है, वो हम फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी आप शायद समझ पा रहे होगे। ऐसी करके एक छोटी सी चीज है, जैसे कुछ एक, जैसे मान लेते हैं एक बलून समझो, छोटा सा बलून है, क्लियर है। अब बैलून है, आप जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे अचानक से एग्जाम्पल याद आ गया तो ये सही रहेगा मेरे ख्याल से। एक बैलून हल्का सा बना दो और इससे मुझे लगता है टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि
एक बैलून है, इस तरह का एक बैलून है। स्टार्टिंग में जब बैलून फूला हुआ नहीं है या हल्का सा फूला हुआ है तो आपने उसमें 2 पॉइंट मार्क किए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ऐसे समझो। जैसे जैसे आपने इसको फुलाना चालू किया, जैसे जैसे ये फैलना चालू हुआ, इसका वॉल्यूम बढ़ना चालू हुआ, आप देखोगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस अब बहुत दूर होने लग गया, ये कंपैरेटिवली पहले से दूर हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक रिजिड बॉडी नहीं हो सकती है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, बैलून के अपर पार्ट को आपने आगे को धक्का दिया लेकिन नीचे का पार्ट आपके हाथ में, वो आपके हाथ में रह गया। तो रिजिड बॉडी वो है जिसमें जब आप किसी भी हिस्से को धक्का दोगे तो सारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आपका इफेक्ट जो आपने डाला हुआ। बैलून के केस में शायद ऐसा नहीं हो रहा, किसी भी फ्लूइड के केस में, पानी की गैस के केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो जैसे पत्थर टाइप की चीजें, हाँ सर वो एक रिजिड है ना, इस तरह की चीजें। जैसे एक बॉल है, कॉस्को की बॉल है, रबर टाइप की बॉल है, रबर की बॉल को आगे के हिस्से को आप पिचकाओगे वो कहीं अंदर चले जाएगा, बाहर का हिस्सा भारी रहेगा तो उनकी डिस्टेंसेस बदल जाएगी, तो रिजिड नहीं है इसका मतलब। लेकिन लोहे की बॉल सर हाँ वो रिजिड है। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं है। जब भी किसी बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स पड़ता है तो एक भले ही बहुत माइन्यूट हो लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डीफॉर्मेशन उसमें होता है, यानी कुछ ना कुछ डिफॉर्म बॉडी होती ही होती है। इसलिए प्योर रिजिड बॉडी का एग्जिस्टेंस दुनिया में नहीं है। लेकिन आमतौर पे समझने के लिए हम कह सकते हैं कि यार लोहे की एक बॉल है वो रिजिड है एज कंपेयर टू रबर की बॉल के। शायद आप मेरी बात, आप रिजिडिटी को शायद आप समझ पाएंगे। तो रिजिडिटी कभी भी कोई कहे तो इतना मात्रा आप कह देना कि इसमें हर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर लगता है तो बॉडी के जो सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल बना रहता है। वाह सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिजिड बॉडी जो मैंने आपको यहां पर फिलहाल समझाया। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या। आइडियली रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंज्ड शेप। जो हम कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। ये बात मैंने आपको ही बताई, शायद आप समझे होंगे इस बात को। नोट, नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। एग्जैक्टली आपकी ये लाइन है एनसीईआरटी की। सिंस रियल बॉडीज डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस बट इन मैनी सिचुएशन द डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल एंड हेंस कैन बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी। मैं रीड भी करूंगा यहाँ पे जो लिखा हुआ, लेकिन समझा पहले दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ रीडिंग करके नहीं जाने का मकसद है मेरा, लेकिन ये चीजें मैं रीड भी कर रहा हूं ताकि लाइन का एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मिलता रहे। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन हैव। आप जब किसी रिजिड बॉडी की बात करते हो माय डियर, तो आपके पास कितने तरह के टाइप हो सकते हैं रिजिड बॉडी के, तो वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिएगा प्लीज ध्यान से समझना। मोशन के टाइप देख रहे हैं हम। देखो, एक मोशन होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन। हम कहते हैं कि यार कोई बॉडी ना ट्रांसलेटरी मोशन में। अभी मैं इसको समझाऊंगा आके, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, एनिमेशन के साथ सब कुछ ये समझेंगे, डोंट वरी। पहले एक बार समझ लो, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है कि जब आपका कोई भी बॉडी पे आप फोर्स वगैरह लगाते हो, जब बॉडी मूव करती है, मोशन में होती है, तो उसका जो प्रत्येक पार्टिकल है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में। मेरी बात समझ लो, यानी कुल मिलाकर इसमें सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है हर एक पार्टिकल के द्वारा। सेम डायरेक्शन और सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है प्रत्येक पार्टिकल के द्वारा। तो हम कहेंगे सर ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि एक जैसे बॉक्स है, एक बॉक्स है, मतलब एक ब्लॉक है कोई, मान लेते हैं वुडन का, उस वही रखा हुआ है, कोई मास m का मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और मैंने इस पर कोई एक फोर्स लगाया और फोर्स लगने के कारण ये आगे को मूव करके कहीं यहाँ कहीं पे पहुंच गया। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब हमने फोर्स लगाया तो इसके प्रत्येक पार्टिकल में, जिससे मिलकर बना हुआ हर एक पार्टिकल ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया होगा। क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा हुआ होगा? क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो जरूर, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं मोशन में होना। और वो मोशन में तभी आएगा रेस्ट से, अगर उसकी पोजीशन बदल रही है, यानी मोशन में वो आ रहा है, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होना यानी एक्सेलरेशन है। और जब किसी पार्टिकल की, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां था ए पार्टिकल, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो देखा जाए तो ए ने अपनी पोजीशन ए से ए डैश पे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? पहुंच गई। यानी ये कब हुआ होगा? जब कोई अपनी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है एक जगह से जगह, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई मोशन रहा होगा, कोई वेलोसिटी रही होगी। यानी पहले इनिशियली जब वो यहां पड़ा था उसके पास वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहां पर उसके पास कुछ एक सर्टेन वेलोसिटी पे वो यहां पर पहुंचा है। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं इसका मतलब जरूर इसमें कोई एक एक्सेलरेशन रहा होगा, जरूर कोई एक फोर्स रहा होगा। हाँ सर, ये फोर्स हमने मारा था वही फोर्स है। तो कुल मिलाकर जो ये फोर्स आपने इस पार्टिकल ए पे लगाया, वो बेसिकली ना केवल ए पे बल्कि यहां पे कोई बैठा हुआ पॉइंट बी है उस पे भी लगाया, तो वो पॉइंट बी भी उतना ही डिस्प्लेस हुआ जितना ए डिस्प्लेस हुआ। यानी ए का डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना ही बी का भी डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से, या दूसरे शब्दों में ए और बी के बीच का डिस्टेंस जितना पहले था अभी भी उतना ही है। और मजे की बात है कि अगर ए में मूवमेंट आगे की तरफ हुआ, यानी ए अगर आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, बी सी डी ई जितने पार्टिकल हैं सबके सब एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसलेटरी मोशन।
क्योंकि इसमें पार्टिकल ना केवल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बल्कि इक्वल डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे ही अगर रिजिड बॉडी की बात है तो। दूसरा मोशन क्या होता है सर, अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। एक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगा इसे हम वन बाय वन समझेंगे। पहले मैं समझता हूं कि हमें पहले इसको समझ लेना चाहिए जो हमने पढ़ा। देखो एग्जांपल से देखो, जैसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल ले रहे हैं। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब आप समझ के भी तो बताया यार, ठीक है पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल दिया हो वही लेयर का। जैसे मान लो समझ लो कि एक वेज है, एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, ये यहाँ पर एक स्टैंड टाइप का आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये स्टैंड क्यों लगा रखा है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक को रोक रखा है इस स्टैंड ने। अब हम कुछ काम करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। उससे पहले P1 और P2 पॉइंट, 2 पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए इस ब्लॉक के ऊपर, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट अज्यूम कर लिए ताकि मैंने कंपेयर कर सकें। जैसे ही हमने, आपने देखा कि हमने इसकी स्टैंड को हटाया, जैसे ही हमने उसको, जिसने बैरियर को हटाया, जैसे ही हमने पार्टिकल नीचे आया और नीचे जाकर गिर गया। ये पूरा का पूरा कंप्लीट मोशन जो आपको देखने को मिला, ये एक ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हर एक पार्टिकल पर, यानी कि इस ब्लॉक में पड़े वाला हर कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, यानी नीचे के डायरेक्शन में, यानी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हुआ और हर एक ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। शायद एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पढ़ भी सकते हैं, इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सेम वेलोसिटी होती है ट्रांसलेशन मोशन में, नो डाउट, लेकिन एक स्पेशल बात ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चीज है मोशन ऑफ अ वेव ऑन अ पैराबोलाइक पाथ। यानी कि हम देख रहे हैं कि कोई एक बर्तन टाइप का, हमने उसे पैराबोलाइक पाथ में फेंका, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे एक वेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हम एक पैराबोलाइक पाथ में फेंकेंगे। यानी कैसे फेंकेंगे, अब समझना जरा। ये जैसे ना आप घर में हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आपके पापा मम्मी के साथ तो एग्जांपल दे नहीं सकता मैं कि गिलास फेंक के दोगे आप, तो जनरली ठीक है, अगर थोड़ा फ्रेंडली हो तो फेंक भी सकते हो, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो ना। लेकिन फिर भी मान लिया कोई आपका दोस्त वगैरह आया, आपने उससे कहा भाई बॉटल फेंक। मुझे याद आ रहा है, आज के दिन याद आ गया मुझे, मैं जब बैठा था एक दिन तो मेरे एक दोस्त ने वहाँ से बॉटल फेंकी थी एक ने, और वो सीधे मेरे बिल्कुल एकदम टेबल के पाके गिरी थी और उसकी बॉटल टूट भी गई थी, अच्छी किस्म की बॉटल थी। खैर मैं बताने का चाह रहा हूँ, मुझे एग्जाम्पल यहीं से याद आता है हमेशा। आपको मैंने कहा भाई बॉटल फेंकना है, जरा मेरे पास पानी की पीने के लिए, वैसे फेंक के देना चाहिए, तरीके से देनी चाहिए, लेकिन यहाँ एग्जांपल के लिए फेंक लेते हैं। तो अब देखो आप कैसे फेंकोगे बॉटल को, बॉटल आपके हाथ में, ऐसे फेंकोगे क्या? नहीं, मैं ऐसे प्रीफर नहीं करूंगा फेंकना। आपने कभी भी देखा होगा, आप ऐसे प्रीफर नहीं करोगे। आप बताओ कैसे फेंकना प्रीफर करोगे, ये देखो ऐसे, आप ऐसे, आप मेरी बात समझ रहे हो, आप ऐसे फेंकना प्रेफर करोगे, आप कोशिश करोगे। ये हमें कोई सिखा नहीं रहा है फिजिक्स, लेकिन ये हमारे अंदर बट नेचुरल, एक बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर ही चीजें बनी हुई है। आप कोशिश करोगे चीज को ऐसे फेंकने की, रेदर देन कि आप ऐसे घुमा घुमा के फेंको। हाँ, अगर आप उससे कैच छुड़वाना चाहते हो तो आप ऐसे ही फेंकोगे। फिर जैसे एक और एग्जांपल दूं, आप छत में हो, आप चाबी भूल गए अपनी स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह किसी चीज की, आपने नीचे से आवाज मारी, मम्मी चाबी देना मुझे। अब मम्मी जब चाबी फेंकेगी ना, तो मम्मी ऐसे कम फेंकने के चांसेस ऐसे रहते हैं, फेंकने वाले ऐसे फेंकते चाबी ऐसे करके। आप शायद मेरी बातें समझ पा रहे होगे, वो चाहते हैं कि ऐसे करके फेंकने में क्या है ना, रोटेशन कम से कम होगा। अब आपको समझ में नहीं आई पूरी कहानी, अब इधर देख लो। फिर ये देखो, इस वेसल को देखो मैंने कैसे फेंका। इस वेसल को फेंकने के दो तरीके थे, या तो मैं ऐसे फेंकता, ये घुमा घुमा के, यानी ट्रांसलेटरी मोशन तो होता, यानी सीधे सीधे वो मूव करता हॉरिजॉन्टली, लेकिन साथ साथ वो रोटेट भी करता रहता, वो एक डिफरेंट एग्जांपल होता। अभी हम पढ़ रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में कोशिश करूंगा कि ये ऐसे करके आए, बस वही यहां पर दिखाया गया है। तो आप दोबारा देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको फेंका, और ये प्योर ट्रांसलेशन का एग्जांपल है। तो ट्रांसलेशन में एक गलती कई बार बच्चों को लगती है, डाउट रहता है कि सर ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि लीनियर मोशन। नहीं, लीनियर मोशन जरूरी नहीं है। तभी मैंने आपको दो अलग अलग एग्जांपल दिए। एक मैंने आपको वाला दिखाया जिसमें इंक्लाइंड प्लेन से गिरा, वो भी ट्रांसलेशन हो सकता है, ये भी ट्रांसलेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो डायरेक्शन हर एक पार्टिकल का सेम है, हर एक पार्टिकल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब आप ऐसे फेंकना चालू कर दोगे ना, तो किसी का डायरेक्शन कहीं, किसी का डायरेक्शन कहीं होने लग जाएगा। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं। इन द एग्जांपल द बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली ट्रांसलेशन, क्योंकि आप पे डिपेंड करता था, आप चाहते घुमा के फेंकते, लेकिन आपने रेस्ट्रिक्ट किया, आपने बोला मैं ऐसे ही फेंकूंगा, यानी ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यही मैं बहुत देर से कहता आ रहा हूं। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या है? सेम वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी सेम दिए गए टाइम में हर एक पार्टिकल ने अगर 1 मीटर चला, उसके पीछे वाला भी 1 मीटर चलेगा। इससे क्या होगा, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा हमेशा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द वेरियस पार्टिकल विल बी पैरेलल टू द ट्रेजेक्टरी एट एनी इंस्टेंट। अगर आप यहां पर देखना चाहते हो किसी भी पार्टिकल को, जब वो ट्रेजेक्टरी अपनी फॉलो करेगा, उस समय आप देखना चाहते हो उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उस पैराबोलाइक पाथ में जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना उसके मूवमेंट की डायरेक्शन में, तो वो वहां पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या।
अरे इतना घूम घूम के क्यों आ रहा है? अच्छा रोटेशन है इसलिए। अच्छा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन इसीलिए घूम घूम के आया। अब ट्रांसलेशन भी हो और रोटेशन भी एक साथ हो। सर रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इस बार मैं किसी बॉक्स को नहीं फेंकूंगा, इस बार एक सिलेंडर टाइप की चीज फेंकूंगा। ये पेन एक सिलेंड्रिकल टाइप की चीज है, अगर हम इसे मान लें, आइडियल सिलेंडर नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल टाइप का ये पेन है। इस पेन को अगर मैं यहां से ऐसे करके फेंकूं तो आप देख पा रहे होगे, अगर आप देख पा रहे होगे घूम घूम के आ रहा है। आप बोले सर दिख तो कुछ रहा है नहीं, सब ब्लैक ही ब्लैक हो रहा है, स्क्रीन ब्लैक, कपड़े ब्लैक, पेन ब्लैक, कोई बात नहीं, इधर देख लो अभी समझ में आ जाएगा। एक वुडन और मेटालिक सिलेंडर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन अंडर गोज बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब आप चाह के भी इसको नहीं कर सकते कि आप मैं सिलेंडर को फेंकूं और ये घूमे ना, ये चलेगा भी और घूमेगा भी। देखते हैं कैसे कैसे, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यही हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है पिछली बार की तरह। यहां पर हम इस बार सिलेंडर हमने लिया, तो आप समझ पा रहे होंगे सिलेंडर है इस बार। जैसे ही सिलेंडर पे फिर से पिछली बार की तरह कुछ पॉइंट ले लेता हूं, P1 P2 P3 अलग अलग डिफरेंट P4 पॉइंट्स हमने ले लिए। और इसके बाद ये जो आपको येलो से दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक पार्टिकल की अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी है, क्योंकि जब ये रोल करेगा हर एक पार्टिकल का जो टेंजेंशियल जो जाएगा वो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण उसके पास अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी। अब इधर देखो, ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको रोल करवा देंगे। उससे पहले जो चीजें आप शायद पढ़ सकते हो यहां पे लिखा हुआ, द वेलोसिटी एट P4 इज 0। जो भी पार्टिकल कांटेक्ट में रहेगा अपने प्लेन के साथ, उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम भाई रोल नहीं करवाया कैसे यार, रोल तो अच्छा रोल, ओ माय गॉड यार, रोलिंग वाला एनिमेशन रह गया, रोलिंग वाला एनिमेशन रह गया यार इसका। रोल होकर नीचे आता ना तो मजा आता। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन ऑफ अ वेज एज अ प्रोजेक्टाइल। इसमें देख लेते हैं उस एग्जांपल को जो मैं आपको देना चाह रहा था पीछे। ठीक है, वही वेसल है लेकिन इस बार इसको हम रोटेट कराकर फेंकेंगे। ये देखो आपको इस बार दिख रहा होगा, ये इस बार सीधे ऐसे वाले मोशन में नहीं जा रहा, ये ऐसे वाले मोशन में जा रहा है, इस तरीके से, ये इस तरीके से रोटेट होकर जा रहा है। तो इसमें ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों मोशन इंक्लूडेड है, तो ये एक मिक्स्ड मोशन का एग्जांपल हो गया। इन दिस एग्जांपल द बॉडी इज मूविंग विद ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, यानी वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है। अभी रोटेशन को हमें और क्लैरिटी के साथ देखने आगे। द पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पार्टिकल के पास किसी भी दिए गए समय में डिफरेंट वेलोसिटीज है, हो सकती हैं और है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द वेरियस पार्टिकल विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेजेक्टरी। जो पिछली बार बात थी बस वही बात यहां पर बोली गई है। अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने चालू तो कर दिया रोटेशनल मोशन, लेकिन अभी मीनिंग नहीं पता हमें, क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं करा। ट्रांसलेशन को तो फिर भी मैंने हल्का हल्का बता दिया आपको कि यार एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। रोटेशन को अब हम समझने वाले हैं। In rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूं इसे रफ में फटाफट से एक बार समझ लो। देखो आप इधर समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट करा, मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट ऐसे था यहां पर, और ये ऐसे 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 करके घूमता रहेगा, यानी ये ऐसे 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 करके घूमता रहेगा। समझ लो कैसे घूमेगा। ये एक्सिस है जो दिख नहीं रही है, इमेजिनरी एक्सिस है, यानी ऐसे समझो मेरा हाथ है और ऐसे 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 करके घूम रहा है, पूरा घूमेगा ऐसे ऐसे करके। अभी दिखाऊंगा आपको एनिमेशन में आगे। तो कुल मिलाकर के होता क्या है एक्चुअली, ये समझो, ये जिस भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, असल में जब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, आपकी बॉडी घूम रही होती है, रिजिड बॉडी घूम रही होती है, उस समय असल में घूम कोई और नहीं रहता, बल्कि जिस पार्टिकल से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से जो ये बॉडी बनी है, वो सारे पार्टिकल घूम रहे होते हैं, वो सारे पार्टिकल घूम रहे होते हैं, और फिर हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारी बॉडी घूम रही है। और सर सवाल ये है कि पार्टिकल कैसे घूमते हैं, रैंडम नहीं घूमते। जब आप रोटेशन की बात करते हो तो ये सारे पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं, इस तरीके से पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी को, यानी कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमना चालू करते हैं, और इस तरीके से घूमते हैं कि इन सर्कल्स का सेंटर हमेशा उस एक्सिस पे पड़े जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। सब समझाऊंगा, अभी रफ दिखा रहा हूं अभी आपको। और दूसरी बात, दो कंडीशंस हमेशा रोटेशन में ध्यान रखना, कि जो पार्टिकल्स घूमते हैं वो अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में घूम रहे हैं, एक बात, उन सभी सर्कल्स कोइंसेंट्रिक रहते हैं, और उन सभी सर्कल का जो सेंटर रहता है वो आपकी इस एक्सिस, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे हम कहते हैं, इस पे लाई करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे सर्किल जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली। एग्जांपल के लिए, अगर ये z एक्सिस थी और ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी फॉर एग्जांपल, तो आपके जितने सर्कल्स बने हुए दे आर ऑन दी xy प्लेन। आपके सभी सर्किल xy प्लेन पे, क्यों? तभी तो आपके उसमें z एक्सिस को अगर सर्किल के परपेंडिकुलर करना है तो तभी हो सकता है, क्योंकि z एक्सिस आप देख पा रहे होंगे शायद कि xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। z एक्सिस xy प्लेन जो नीचे है, जो फर्श है उसके परपेंडिकुलर है, ये जो ऊपर को आपकी लाइन जा रही है, तो इसीलिए z एक्सिस परपेंडिकुलर है xy प्लेन के। तो ये जितने भी सर्किल्स आपके बन रहे हैं बेसिकली xy प्लेन पर बनने वाले सर्किल्स हैं।
तो इससे आपको ये आइडिया है। अब देखो इससे और क्लैरिटी हमें कैसे कैसे आ सकती है यहाँ समझते हैं। एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ जैसे फैन है। अब इस फैन को समझिए, ये फैन में रोटेशन हो रहा है, मान लेते हैं कि ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट वो फैन घूमता है। ये पर्टिकुलर जो ये लाइन जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा फिक्स्ड रहती है, हमेशा नहीं। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, हमेशा भी नहीं रहती फिक्स्ड। फिलहाल अब ये पंखा जब घूमने लगा, देखो उसमें कोई एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। ये पंखे का एग्जांपल इसलिए ले ताकि थोड़ा सूटेबल रहेगा आपके। अब समझो मेरी बात को, जब आपने इसे चालू किया, पंखे वगैरह को जब आपने चालू किया, ये पार्टिकल इस तरह की ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। आप मेरी बात समझना, ठीक है, क्योंकि इसका एक भाई यहां पर है, एक भाई, मतलब समझ रहे होंगे आप, यही पार्टिकल बेसिकली सब जगह घूमता हुआ चलता रहेगा जब आपका पंखा ऑन होगा। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल यहां से जाएगा, इस तरीके से घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे घूमेगा। दिखाने के लिए इस तरह से मैंने 2 सर्कल्स बना दिए। तो कुल मिला के जब ये पंखे में मोशन आएगा, यानी कि जब ये रोटेट करना चालू करेगा, तो उस समय यहां पर सर्किल्स, बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जो ब्लेड है आपकी, इसमें जो पॉइंट मैंने बना रखा, इसकी अगर हम ट्रेजेक्टरी को देखने की लगे कि क्या है, तो ये सारी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, यानी सर्कुलर पाथ है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस सर्किल का सेंटर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, उस पर लाई करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये सर्कल्स जो बनेंगे हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको शायद समझ में आ पा रही होगी, जब आपका फैन चलता है, ये फैन आपका ऐसे चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी सर्किल बन रहा है इसके परपेंडिकुलर है? क्या आपको नहीं लगता इसके परपेंडिकुलर है? सर, जो भी सर्किल बन रहा है 100% गारंटीड है कि उसका सेंटर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करेगा और वो फिक्स रहेगा, यानी वो मूव नहीं करेगा। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इन चीजों को कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन में पाए जाने वाले पॉइंट्स होंगे वो कभी भी मोशन में नहीं होते, यानी कि वो जीरो वेलोसिटी पर होंगे, यानी उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। जैसे इस केस में जब फैन चलता है तो फैन के ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। कोई बड़ा सर्किल बनाता है, कोई छोटा सर्किल बनाता है ना। लेकिन उसमें ये जो ये वाला, ये क्योंकि यहां पे भी ये जो सेंटर है, ये भी तो बॉडी का ही पार्ट है, तो ये सेंटर पार्ट जो रहेगा ये बिल्कुल जीरो मोशन पे रहता है। यानी जो भी पार्टिकल एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है वो जीरो वेलोसिटी शो करता है। वो हम देखेंगे अभी आगे कैसे। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि अब जो आपने देखा होगा कुम्हार जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, उनके पास इस तरह का एक व्हील होता है घूमने वाला, जिसके ऊपर वो मिट्टी को लगाते हैं। इस तरह से घड़ा बन गया, तैयार हो गया आपके लिए घड़ा। ये घड़े को रोटेट किया जाता है, इसको इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, इसके बीच में से जो जा रही है वर्टिकल एक्सिस, और जब ये रोटेट करता है तो इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दोनों केसेस में दिख रहा होगा, ये है। तो आपको ना पूरी कहानी में एक बात जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो आप ध्यान रख सकते हैं रोटेशन की डेफिनेशन में, कि हमेशा जो वो सर्किल्स बनते हैं ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। एक बात बिल्कुल ध्यान रखो। और दूसरा, उन सर्किल का सेंटर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करता है। प्लीज ये 2 बातें हमेशा रोटेशन के रिगार्डिंग याद रखना, ठीक है, जब भी हम बोलेंगे, क्योंकि इससे जज करने में आसानी रहती है आगे जाकर। देखो आगे एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फैन है, अब इस फैन को हम देख रहे हैं कि क्या करते हैं। ओ भाई चलिए यार, तो उधर में ठंड सी लग रही है, फील हो रही है क्या फिजिक्स कि ठंडा सा कुछ हमें लग रहा है, सर बंद करो फैन। चलो फैन को बंद कर देते हैं। तो कुल मिला के ए टेबल रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, यानी कि ये टेबल अगर हम मान लें कि फैन जैसा आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन में वैसा ही है, तो फैन से सीधे आप नॉर्मली समझो ये फैन है, इस फैन से ये इसकी एक्सिस हो गई बेसिकली, एक्सिस, ये एक्सिस मिड में से जाएगी बेसिकली। आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रखा है, उसमें भी दिखा रहेगा ना, आपको तिरछी मत सोचना, वो आपकी तरफ आ रही है। वो जो ब्लू कलर की लाइन है वो बिल्कुल स्क्रीन से निकल के आपकी तरफ आ रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और फैन की ब्लेड्स इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके घूम रही है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो जो वो सर्किल्स बन रहे हैं वो इस एक्सिस के बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है, एक बात। और दूसरी बात, उन सर्किल्स का सेंटर इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, दूसरी बात। बस एक एग्जांपल है और कुछ नहीं, शायद आप समझ भी पा रहे होंगे बातों को, मुश्किल बात नहीं। लट्टू तो खेला होगा आपने बचपन में, लट्टू, बड़े होके इसका नाम बदल के वेवलेट पड़ गया था, बहुत खेला था बचपन में। तो ये लट्टू है और इस लट्टू को हमने छट्टे से करा, घूमने लग गया अपनी एक्सिस पे। इस समय भी आपको दिख रहा होगा लट्टू जो घूम रहा है, उसमें हर एक पार्टिकल, इस लट्टू के हर एक पार्टिकल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कोई भी पार्टिकल को अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसे स्टॉप करते हैं, यहां पर ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है। ये वाला पार्टिकल सर एक सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अलग अलग रेडियस का सर्कुलर पाथ वो बना रहा है। और उन सब सर्कुलर पाथ में कॉमन बात है कि सर्कुलर पाथ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात, उसका सेंटर हमेशा सर्कुलर पाथ का विल लाई ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, गॉट इट। एक और एग्जांपल है, वही पॉट हमने ले लिया इस बार जो मिट्टी का होता है, ठीक है, उसमें भी इस तरीके से घूमने लग गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पॉट, अब मैं वैसे दिखाता समझ नहीं आता, इसमें शायद अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की चारों तरफ घूम रहा है, तो उस समय यहां पे एक पार्टिकल होगा, यहां पे कोई एक पार्टिकल होगा, यहां पे कोई एक पार्टिकल होगा। बेसिकली दे ऑल आर व्हाट, मेकिंग अ सर्किल अकॉर्डिंगली,
यानी इसने इस रेडियस का बनाया, मतलब एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, मतलब एग्जैक्टली मेरा सही नहीं भी हो पाएगा, तो आप आइडिया ले लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर हो सकता है कोई पॉइंट हो सकता है सर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, छोटे बड़े सर्किल्स बनेंगे, लेकिन जब रोटेशन हो रहा है तो ये मान के चलो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सर्कुलर मोशन ही रोटेशन है बेसिकली। और उस रोटेशन के दौरान जैसे कि मैंने आपको बोला, आप देख सकते हैं यहां पर फिर से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक पार्टिकल बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लाइट बंद रहती है, कमरे में लगभग अंधेरा रहता है, हल्की सी लाइट जलती है, आप फैन में नजर मारते हो, आपको फैन की ब्लेड्स चलती हुई दिखती है, आप गौर से देखोगे आपके सर्किल्स दिखाई देंगे और कुछ नहीं। पर वही बात है यार, ठीक है, फिजिक्स और कुछ नहीं है, बस हमारा ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना अपने ऑब्जर्वेशन को, फिजिक्स है। अ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, उसमें क्या बड़ी बात है सर, वाई एक्सिस क्या अबाउट है, तो देख लो एग्जांपल, जैसे वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस ले ली, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, वाई एक्सिस क्या है, कुछ नहीं है सर, वाई एक्सिस के अराउंड घूमेगा। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आप समझ गए टॉपिक, बताऊं क्या आप मुझे सिर्फ देखकर बता सकते हो, अभी मैं एनिमेशन चालू नहीं कर रहा, क्या आप सिर्फ देखकर बता सकते हो कि इस समय जो सर्किल्स बनेंगे, यानी जो पार्टिकल्स होंगे, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, वो कौन से प्लेन में होगा? अगर आप ये बता पा रहे हो कि वो कौन से प्लेन में होगा तो आपको समझ में आ गया। अगर आप ये बता पा रहे हो कि सर वो ZX प्लेन में होगा, तो सर आप बता पा रहे हो, आपने सही कर दिया, आपने बहुत अच्छा बता दिया। ठीक है, अब देखो इसी में हमने अलग अलग पार्टिकल्स लिए, इन पार्टिकल्स पे प्लीज नजर मारो, ये एक पार्टिकल दिख रहा होगा, ये दूसरा पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, एक पार्टिकल आपको खुद यहाँ पर दिख रहा होगा जो एक्सिस में ही बैठा हुआ। इस तरीके से हमने ये Z एक्सिस है, ठीक है, दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, बेसिकली ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर, बस वाई एक्सिस के लिए जानबूझ के ट्विस्ट लाने के लिए अलग कर दिया, ताकि क्योंकि अक्सर Z एक्सिस को लिया जाता है, तो हमने वाई एक्सिस को भी लेकर देख लिया। कुल मिलाकर ये वाई एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और उस समय प्रत्येक पार्टिकल इस तरह का एक सर्किल बनाएगा, और अगर आप गौर से देखो वो सर्किल इज एक्जेक्ट प्लेन, अगर आप गौर से देखो वो सर्किल इज एक्जेक्ट प्लेन के पैरेलल होगा, और दूसरे शब्दों में वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का मतलब तुरंत लगा लो बचा जो ZX शॉर्ट में। अब देखो जरा, घूम रहा है आराम से, आपको दिख रहा है हर एक पार्टिकल जिसमें मैंने पॉइंट किया वो घूम रहा है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो वो सर्किल्स बना रहा है वो सर्किल्स आर बेसिकली पैरेलल टू द XZ प्लेन दिस टाइम एंड परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। तो इस शॉर्ट में आप ध्यान रख सकते हो कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जैसे Y है, तो इसके अलावा जो X और Z बच गए वो प्लेन होंगे जिसपे आपके सर्किल्स लाई कर रहे होंगे। ये एक शॉर्टकट पता चल गई, ऐसे में आपको शायद समझ में आ रहा होगा, वैसे मेन बात समझ में आई गई होगी। ठीक है, नाउ The particle describes circular motion with the plane of the circle lying, मैंने बता दिया आपको, क्या देखोगे यार, रिजिड बॉडी रोटेशन, Z एक्सिस के अबाउट देख लो, देखो X एक्सिस Y एक्सिस, वो टॉपिक जो है ना रिजिड अबाउट Z एक्सिस, उसको अभी देखो, इसको हमने Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा रखा है। आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर हम कैसे विजुअलाइज करें, नहीं करो भाई, मत करो इतना विजुअलाइज, आपको सिंपल सा जो फंडा पता होना चाहिए वो ये कि अगर ये Z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो वो जो सर्किल्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, बस इतना बता दो कि सर्किल कौन से प्लेन के पैरेलल है। सर ये ना XY प्लेन के पैरेलल है, बस अगर आप ये बता पा रहे हो माय डियर, दैट्स ऑल। अगर आप ये बता पा रहे हो, अगर आप ये बता पा रहे हो कि वो Z एक्सिस के अलोंग अगर वो रोटेट कर रही है, अगर आप समझ पा रहे हो कि वो जो ये XY प्लेन है, इस XY प्लेन के पैरेलल आपके वो सर्किल्स हैं, विजुअलाइज मत करो इसे, बगल वाला समझ में आ गया, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ चुका है। इसलिए तो बोला डेफिनेशन में एक पॉइंट याद रख लेना बस हमेशा, कि जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है सर्किल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, बेसिक एग्जांपल है। तो अगर भाई उन्होंने बोल दिया कल को कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो सर YZ प्लेन प्लेन के पैरेलल हैं आपके सर्किल्स जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल। अगर आपको समझ में आ गया, मैं मानता हूं कि आपको बहुत बड़े समझ में आ गया। द पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन विद द प्लेन ऑफ द सर्किल्स लाइंग इन XY प्लेन, ये वाला सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द Z एक्सिस। वेरी गुड सर। प्रिसीजन, अब हमें इसे पढ़ना, ये क्या होता है, ये आपने बहुत देखा है, प्रिसीजन एक तरह का फिनोमिनन है फिजिक्स में, हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इन प्रिसीजन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ रोटेट अबाउट अनदर एक्सिस पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ये आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये फिजिकल टर्म प्रिसीजन नाम से हम इसे जानते हैं। प्रिसीजन ये अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं इसे। जैसे एक लट्टू है, लट्टू घूमता हुआ तो अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले कि भाई बिल्कुल स्टिल घूम रहा है। जैसे हम बेवलेट की लड़ाई करते थे ना बचपन में दोस्त, तो कुछों के लट्टू तो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते थे, एकदम घूमते थे, कुछों के बिल्कुल ऐसे होते थे कि भाई उसके लट्टू वहां दिख रहा है, वो घूम के ऐसे ऐसे लचक के उसको मार मोर के आ जाता था वापस। इस तरह के लट्टू होते थे लोगों के। आपको समझ नहीं आया होगा मैं कौन से लट्टू की बात कर रहा हूँ। देखो मैं ऐसे वाले की बात कर रहा हूँ जो ऐसे घूमता है, जो नाचता रहता है अपनी एक्सिस पे, समझ रहे हो, ये इस तरीके से नाचता रहता है, इस तरीके से नाचता रहता है, ये वाले लट्टू की बात कर रहा हूं। अब इसमें आपको क्या दिखेगा, अगर पिछली बार वाले एग्जांपल की तरह होता है, ये बिल्कुल स्टिल एकदम घूमता अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे करके घूमता, आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद घूम रहा है, लेकिन ये स्टिल ऐसे ऐसे करके घूमता रहता। तो ये था बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग घूम रहा है, एकदम प्रॉपर प्योर एग्जाम्पल था रोटेशन का।
लेकिन इस तरह का जो फिनोमेना है इसको भी हमने एक नाम दे रखा है, ये है प्रिसिजन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो इटसेल्फ रोटेट करती है, यानी कि इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि लट्टू कायदे, ये लट्टू खुद ऐसे घूमता है, ये ले भाई, ये ले, ये ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, इसकी जो कल को एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए थी वो खुद घूमने लग गई, लेकिन एक खास बात रहेगी कि इसका जो पॉइंट होगा वो फिक्स्ड रहेगा, या दूसरे शब्दों में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हमेशा रोटेट करती है, और इस फिनोमेना के अंदर अंदर वो एक सर्कुलर कोनिकल टाइप का कर्व बना देती है। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये जो बन रहा है ये कोन है, आपको वहां साइड में दिख रहा होगा फिगर में, समझ पा रहे हो, प्रिसीजन कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, तो एक तो एग्जांपल हो गया। दूसरा फैन का एग्जांपल, आपने टेबल फैन देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक प्लीज उठाओ, उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बना रखा है, या तो मैंने विजुअल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें आपको अच्छा दिखने लग जाएगा कि यार इस तरह का एक स्टैंड रहता है, और स्टैंड में इस तरीके से यहाँ से कुछ रहता है, और एक पंखे का ये इस तरीके का रहता है, और ऐसे करके आपको उससे ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, उससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार देख लो, ये आपका फैन रहता है इस तरीके से, जो ये फैन घूम रहा है आपका, तो कुल मिला के उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, लट्टू वाला एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बेटर है, जो इस तरीके से मूवमेंट जहां चालू हो जाता है, यानी अपनी एक्सिस में ही इधर से उधर घूमने वाला टाइप का जो मोशन होगा, प्रिसीजन कहते हैं उसको, ठीक। लेकिन हमें इसे स्टडी नहीं करना, सिर्फ इसका नाम वगैरह पता होना चाहिए। हम तो ये मान के चलेंगे अपनी स्टडी के दौरान कि हम एक ऐसे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सिस फिक्स है, ठीक है। अच्छा, और क्या सर, इन प्रिसीजन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, जो मैंने आपको बताया था, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फिक्स्ड, जो नीचे का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था। एट एनी इंस्टेंट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रही है, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ठीक है। और क्या है सर, और इन केस ऑफ स्पिनिंग टॉप द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ विद द ग्राउंड इज फिक्स्ड बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, सर वही बात बार बार कह रहे हो यार, आप अभी तो समझाया आपको, वही नीचे वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, बाकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरिएबल है। इंटरेस्टिंगली द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क्राइब्स अ कोन, वो भी हमने देखा पीछे। इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग टेबल फैन, जो पीछे दिखाया, आप अपनी बुक प्लीज एनसीईआरटी के सामने रखो, उसमें आपको दिख जाएगा फैन, और पेडेस्टल फैन, द ब्लेड, पेडेस्टल फैन मतलब जो स्टैंड वाले फैन रहते हैं, और द ब्लेड्स आर रोटेटिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हियर इट इज जेड एक्सिस एंड द प्लेन। पीछे से आप प्लीज कवर कर लो इसे, वही एग्जैक्ट चीज बोली जा रही है। इस बार भी आपका पंखा जो है उसमें ये इस तरीके से तो इसके अबाउट घूम रहा था, लेकिन साथ में ऐसे भी घूम रहा है, यानी कि जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाली, ये अगर वो सिर्फ ऐसे आपने, उसमें होते नहीं बटन टेबल फैन में, अब तो मेरे ख्याल से कम लोग यूज़ करते होंगे, पहले होता था। पहले जैसे कभी गांव जाओ तो भाई उसमें क्या होता है कि गर्मी होती है बहुत ज़्यादा ना, पहले अपने गांव जाते थे, तो उसमें क्या होता है कि फिर इंतजार करते हैं कि यार मेरी तरफ कब आएगा, इसका मुँह ऐसे घूमता है ना वो ऐसे करके, तो ठीक है, तो ऐसे होता था। कूलर में भी होता है वैसे तो ऐसा, लेकिन उसमें ज़्यादा फील आता है। तो कुल मिला के आप बैठे हुए, आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल यार बहुत गर्मी से आ रहा, तो आप अपनी तरफ मुंह कर दोगे, फिक्स कर दोगे बटन दबा के, वो आपकी तरह घूमता रहेगा। तो अभी ये नॉर्मल रोटेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन 2-4 लोग आ गए, आपकी फैमिली के लोग आ गए, तो आपने बोला यार आप पे वो भावना है आदर सम्मान की, तो आपने बोला यार मुझे भले ही लग जाए गर्मी, लेकिन सबको मिलना चाहिए बराबर, तो आपने उसका प्लग स्विच ऑन कर दिया। स्विच जैसे ही ऑन करा, अब ये आपका जो फैन है, यहाँ से जो ये फैन था, ये अब ऐसे कर रहा है, ये तो बेसिकली ये नहीं कर रहा है, ये घूम रही है, ये घूम रही है, पंखुड़ियां तो अपने आप घूमेंगी, ये घूम रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बेसिकली रोटेटिंग, तो एक्सिस, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट जो यहाँ टिका हुआ उसके अबाउट घूम रही है, वो फिक्स पॉइंट वहीं टिका हुआ है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, बस हो गया, फिर से एक एग्जांपल हो गया आपका प्रिसीजन का। द मीटिंग पॉइंट वही बात है, इसमें कुछ नया बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है सर, द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पायोटेड और फिक्स्ड इन सम वे इज इधर अ प्योर ट्रांसलेटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशन। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज प्रोवाइडेड फॉर अवर स्टडी वी शैल कंसिडर। हाँ, तो वही बात है, मैंने आपको कहा हम अपनी स्टडी के लिए यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला, अब टॉपिक शुरू हो गया यार। अभी तक जितनी बातें कर ली, अभी तक जो टिकने वाले लोग थे यहाँ तक, जिनको सच में पढ़ना था, जिनको सच में फिजिक्स में थोड़ा बहुत मन करता है कि यार हाँ चीज़ों को हम अच्छे ढंग से समझे, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होती, मैं अभी तक करके खत्म करके चल दिया होता, लेकिन चक्कर ही वो नहीं है। आपको पता है, हम बोलते तो हैं कि सर नहीं हमें ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर पढ़ना है, मैं भी आपकी जगह होता, मैं मानता हूँ ऐसा कि शायद मैं भी ऐसी सोचता कि यार जो 10-20 मिनट के वीडियो है या 30 मिनट के वीडियो, उन पर कवर करो अपना, कहाँ 2 घंटे 3 घंटे के वीडियो देख लो, मैं भी समझता है बात। लेकिन यार असलियत ये है ना, असलियत वो नहीं है कि जो आपको सही लगता है या जो मुझे सही लगता है, असलियत वो है जो है सच में सही, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है। उसी तरह की एक असलियत ये है कि लेक्चर में जब तक आप चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, छोटी छोटी सी बातों को करके नहीं देखोगे, आपको मजा नहीं आएगा। जब मैं स्फीयर पढ़ रहा था ना एक बार अपनी बीएससी एमएससी के दौरान, उसमें 3D ज्योमेट्री में, सॉलिड ज्योमेट्री का थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका 1 मिनट का, सॉलिड ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री जब होती है 3D में पढ़ते हैं, तो उसमें ना उसमें होता है कि आपको स्फीयर को कट किया, सर्कल्स बने, अलग अलग तरह के फॉर्मेशन होता है। तो मैंने पता है आपको, आलू को पकड़ के चाकू से काट काट के देखता था मैं अपने हिसाब से, आलू को काटता था अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब उसमें से मुझे एक 1/4 निकालने कैसे कैसे काट के, तो फील होता है।
ऐसे तरीके से मैंने थोड़ा बहुत चीज़ों को अपने तरह से, मतलब जो हम कर सकते हैं यार। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो एटलीस्ट मेरे से पढ़ रहे हैं आए हैं, क्योंकि बहुत मटेरियल तो पढ़ा है चारों तरफ। सेंटर ऑफ मास पे आप सर्च करो यूट्यूब पे, आपको 36,000 वीडियो दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग अपने अपने स्टाइल से पढ़ा रहे हैं। मेरा फिलहाल स्टाइल है और मैंने अभी तक देखा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस स्टाइल में, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर यार मजा आया, ऐसे ही पढ़ना था हमें, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यार नया टॉपिक हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, मैं स्मूथली चल सकता था आपके साथ वो बातें बोलने में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात के बिना सारी बात अधूरी रह जाएगी जो मैं अब करने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग। सेंटर ऑफ मास को हम समझने जा रहे हैं कि क्या होता होगा, ये मुझे शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास बेसिकली किसी भी बॉडी का वो एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर हम सपोज कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। आपने देखा होगा जो नट होते हैं, जो एक्रोबैट्स होते हैं, जो करतबबाज होते हैं, जो सर्कस वगैरह में दिखाते हैं, कितना जबरदस्त बैलेंस होता है उनका। तो उन्होंने प्रैक्टिस से बेसिकली सेंटर ऑफ मास को साध लिया होता है बस, और कुछ नहीं। आपने कुछ को देखा होगा, कुछ ऐसे ऐसे मतलब आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं जो पत्थरों से पत्थर टिका के बैलेंसिंग पे गेम खेलते हैं। आपने देखा कभी ऐसा कि एक पत्थर पे पत्थर टिकाया, उस पत्थर पे पत्थर टिकाया, मतलब हमारी आंखें चौंक जाए देख के क्या देख रहे हैं हम। लेकिन वो इस तरह की उनकी इतनी बड़ी साधना रहती है सेंटर ऑफ मास पर कि वो कर जाते हैं वो काम। हमारी तो फिलहाल इतनी सी साधना रहती है कि हम ऐसे पकड़ते हैं, ये शायद हम आमतौर पे कर लेते हैं, लेकिन यार कैमरे के सामने ना हो नहीं पाता है नहीं, ये इस तरह की चीज लगभग। अब मैं आपको बताऊं, आपको ना एग्जैक्टली बीच में नहीं दिखना चाहिए। आपको दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपको थोड़ा उधर शिफ्टेड दिखना चाहिए, इस तरफ ज्यादा शिफ्टेड मेरी उंगली दिखनी चाहिए। अब इसी लॉजिक को हम यहाँ पे पढ़ने वाले। बेसिकली मैंने उस पॉइंट पे अभी पॉइंट कर दिया जहां पर इमेजिनरी तौर पर इसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरे शब्दों में इसके जो mg वेट नीचे को जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए मैंने इसको सपोर्ट देकर नॉर्मल फोर्स ऊपर को लगवा दिया, जिसके कारण ये स्टेशनरी स्टेट में आ चुका है। एक बात, लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं दिख रहा होगा आपको, शायद उस तरफ ज्यादा दिख रहा होगा। काश आप यहां पे होते तो मैं आपको दिखा पाता कि इसका ये वाला हिस्सा कंपैरेटिवली भारी है। यहां पर जो भी बैटरी वगैरह जो कुछ लगती होगी इसके अंदर का लगी हुई है, इस कारण से ये नीचे का हिस्सा ज्यादा मोटा है, बेसबॉल के डंडे की तरह, बैट की तरह, क्या बोलते हैं उसे, वही। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को कि जब जिस जगह मास ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। कायदे से अगर ये बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक होता तो एग्जैक्ट मिड में इसका सेंटर ऑफ मास होता, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अगर ये जिस तरफ ज्यादा मोटा चालू होने लग जाता है, ज्यादा मास होने लगता है, सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। ये तो मैंने ऐसी बातें बोल दी हल्की फुल्की आपसे। अब आते हैं मैथ्स करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मेरा मानना है कि आप प्लीज यार बहुत ध्यान से देखना। इसके बाद सारी चीजें बहुत स्मूथ हैं, ये टॉपिक में स्किप भी कर सकता था, डायरेक्ट रिजल्ट पे बात कर सकता था, लेकिन मेरा मानना है कि जैसे मैंने सीखा वैसे ही आपको सिखाता हूं। इधर देखो, सेंटर ऑफ मास वैसे आपको समझ में आ गया मोटा मोटा है क्या। अब हम थोड़ा एक डेरिवेशन के थ्रू बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक मास है m1 मास, और मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक मास है, लेट्स से इसका मास है m2 मास, पॉइंट मास मैंने लिए। ये m1 मास और m2 मास की मुझे दोनों की लोकेशंस पता है, यानी कि मेरे पास इनका पोजीशन वेक्टर डिफाइंड है। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th फिजिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ध्यान से सुने, फिजिक्स पढ़ते समय स्ट्रेट लाइन और ट्रिगोनोमेट्री दो चीजें प्लीज हमेशा पढ़ के रखें। मैंने वन शॉट्स बना रखे हैं, उनको कर लिया करें हमेशा। नहीं है तो मेरे से कमेंट सेक्शन मांग लेना, ठीक है। अरे वेक्टर अलजेब्रा का छोटा मोटा पार्ट वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि आपका भी गया भी है मोशन इन प्लेन में, आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर जो मैंने डाला था वन शॉट वगैरह में, ठीक है। फिलहाल तो इसको हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर। अब मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं बोल सकता कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो टॉपिक बियॉन्ड हो जाएगा। फिलहाल मान लेते हैं आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है, जो कि बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पोजीशन को बताने के लिए एक लाइन कनेक्ट करते हैं ओरिजिन से, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाह रहा, बस एक छोटी सी बात मात्र चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं सर कुछ ऐसी टेक्निक मुझे मिल जाए कि देखो एक मिनट मेरी बात सुनो। जैसे ना अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता था, जैसे ना यहाँ पे एक व्हीकल है, मान लेते हैं एक व्हीकल है, मान लेते हैं इस तरीके से व्हीकल 1 है, और एक अनदर व्हीकल है, मान लेते हैं व्हीकल 2 है। इस तरीके से ये दो व्हीकल्स ऑन रोड है, रोड में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि इन दोनों व्हीकल्स के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। सर सवाल ये है कि 1 किलोमीटर कहां से यहाँ तक आप वन लेते हो क्या? आपका जीपीएस वगैरह किस चीज पे काम करता है जब वो करता है? वो किस पे बोलता है, किसके आधार पे बोलता है वो चीजों को? तो ना आप ये बोलते हो, ना आप दोनों के एंड पॉइंट को मिलाते हो, ना आप इन पॉइंट को एंड पॉइंट को मिलाते हो। तो बेसिकली आप मिलाते हो उसके सेंटर से सेंटर के पॉइंट को। सेंटर कहना उतना ज्यादा सही नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करते हो। जब आप कहते हो कि 1 किलोमीटर, तो बेसिकली एग्जैक्टली हमारा कहने का मतलब होता है कि हमने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट मास मान लिया। अब खुद सोचो कि जब मान लेते हैं कि एक गाड़ी है जो कि फॉर एग्जाम्पल 100 किलोग्राम की है, तो आप 100 किलोग्राम को एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे समा सकते हो? वैसे ही जैसे मैंने इस पूरे मास को इस पर्टिकुलर पॉइंट में समा दिया, मान लिया इमेजिनरी तौर पर, तो वैसे ही करके इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास जिस पर्टिकुलर जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका जो नाभिक होगा
उसका जो न्यूक्लियस होगा एक तरह से, वो हम कह देंगे कि उसको हम पर्टिकुलरली डिफाइन कर देंगे कि C1 हो गया सेंटर ऑफ मास, इसका C2 पॉइंट हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हम काम चला देंगे। उसी तरह का काम लगभग यहां किया जा रहा है। जब मैं कह रहा हूं मास M1 M2, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे, हो सकता है वो गाड़ियां ही हो जिनकी मैं पीछे बात कर रहा था, वही व्हीकल्स हो, उनके पॉइंट मास मान के मैंने M1 M2 मान लिया, उनकी पोजीशंस मुझे पता है। अब सुनना मेरे क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये ओरिजिन है, एग्जाम्पल के लिए प्लीज समझिएगा, जरा समझिएगा, अभी पूरा गेम बच जाएगा इसका, देखो देखते हुए चलो बस, ठीक है। मान लेते हैं कि इस ओरिजिन से ये 3 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस वाले का सेंटर ऑफ मास फिर उस हिसाब से ऑब्वियसली 4 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 और 1 किलोमीटर ऊपर माना। आपको मैं रिलेट कर रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली कि अब मैं करने क्या वाले हैं। इस एग्जाम्पल को ले जाऊंगा पूरी डेरिवेशन तक, समझना प्लीज बात को। ये जो 3 किलोमीटर है बेसिकली दिस इज व्हाट रेडियस, यही है पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने पीछे R1 वेक्टर नाम दे रखा है, और यही है पीछे पूरा का पूरा ओरिजिन से यहां तक, जिसको मैंने R2 वेक्टर नाम दे रखा है, अगर आपको समझाने वाली बात करूं। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस हो गया, इसमें आप पर्टिकुलर एक्स एक्सेस टाइप में जा रहे हो, लेकिन केस रैंडम हो सकता है, इसलिए मैंने पीछे जनरल माना है, एक्स एक्सेस नहीं मान रखा, वरना मैं भी वहां पे R1 और R2 को ऐसे ही रखता। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह की चीज वहां पर हो रही है। अब मैं क्या चाह रहा हूं यार, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, और मुझे चाहिए, मैंने इन 2 ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान लिया, अपने सिस्टम का हिस्सा मान लिया, इन सिर्फ 2 गाड़ियों को, इन सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को, यानी कि जिसका मास M1 है और जिसका मास M2 है, मैंने इनको सिस्टम मान लिया। अब मैं इन दोनों को ट्रेस करना चाहता हूं, तो मैं दोनों को नहीं करूंगा ट्रेस, मैं इन दोनों को एक एज अ सिस्टम मान लूंगा। मैं मान लूंगा कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो 2 मास बॉडी से मिलकर बना हुआ है। फिर मैं इन 2 मासेस का भी एक सेंटर ऑफ मास निकालने पे एक्साइटेड हूं, वो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं पर निकल जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वो जगह निकली जो मुझे कह रहा है कि भाई मैं ना सेंटर ऑफ मास हूं, यानी मैं वो जगह हूं जहां पर M1 और M2 दोनों कॉन्सेंट्रेटेड सपोज किए जा सकते हैं, जहां पे हम दोनों का भी मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, इमेजिनरी तौर पर हमारे सेंटर ऑफ मास माना जा सकता है। यानी जो काम आप इस पर करना चाह रहे हो, जो काम आप इस पर करना चाह रहे हो, फिर रिजल्ट करना चाह रहे हो, इससे अच्छा वो काम डायरेक्टली इस पॉइंट R पे कर लो फॉर एग्जांपल। तो इस R का भी कोई डिस्टेंस वगैरह होगा, लोकेशन होगी, तो उसको सर हम कुछ एक नाम देते हैं, R के नीचे CM लिख देते हैं, यानी R मतलब डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, और CM यानी सेंटर ऑफ मास के लिए। अब जैसे हमें R1 गिवन था, हमें जैसे R2 गिवन था, थैंक गॉड यार, मैंने सोचा पेन ना बंद हो गया, कभी कभी बंद हो जाता है। तो जैसे R1 डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डिफाइंड था कि भाई ऑब्जेक्ट कितना रेडियस, कितना डिस्टेंस पर है। R2 के बारे में डिफाइन था कि जो दूसरा व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस है। अब सवाल ये है सर, अगर हमने आपको पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रखी है, तो क्या आप घर बैठे बैठे ये पता कर सकते हो कि इनका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है? बस वही हमारा काम है। यानी क्या, यानी सर हमें ना पता है कि पहला ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर में, दूसरा ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर में, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? अब ये मत सोचना कि 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में 3.5 में होगा। क्यों नहीं सोच सकते सर? क्योंकि सर इन दोनों मासेस में अंतर है। एक बारी के लिए आपके मन में ख्याल आ सकता होगा कि दोनों मतलब बीच में होना चाहिए एग्जैक्टली, वो तब होगा जब मासेस इक्वल होंगे, और वो भी मैं प्रूव करूंगा, अभी हम जानते नहीं, मान लेते। तो अब हम देखने वाले हैं एक एक करके कि इस R की वैल्यू कितनी होगी, जबकि हमें M1 गिवन है, हमें M2 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है। आप देखिए प्लीज अपनी आंखों से, बस ये स्टोरी सुनाना बहुत जरूरी था, वरना समझ नहीं आती यहां पे, अब समझ में आएगी। तो मान लेते हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कोई यही कहीं, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मैं एग्जैक्ट बीच नहीं बोल रहा, कहीं भी बीच में ये जगह कोई R है। हेलो, इस R का पोजीशन वेक्टर निकाल देना, जिसको कि मैं R वेक्टर कह दूंगा, RCM कह देता हूं। तो कुल मिला के ये RCM वेक्टर निकाल देना ही मेरा रिजल्ट है, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एंड एज फॉर नाउ वी आर टेकिंग ओनली टू पार्टिकल्स एज अ सिस्टम। हम अपने सिस्टम के लिए 2 पार्टिकल सिस्टम पर बात कर रहे हैं, इसके बाद 3 पार्टिकल सिस्टम पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ ईज हम ऐसा कर रहे हैं भैया। अच्छा करें, शुरुआत कर लें सर। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि 2 पार्टिकल जब आमने सामने एक दूसरे के पास है तो दोनों एक दूसरे पे इंटरैक्ट कर रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे होंगे, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम से कम और कुछ ना लगा रहे हो? हाँ सर, तो इसका मतलब ये वाला जो पहला वाला पार्टिकल है वो दूसरे वाले पर, दूसरा वाला पहले वाले पे फोर्स लगाएगा, तो पहले वाले पार्टिकल को दूसरा वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो मान लेते हैं हमने बोल दिया कि फोर्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी फोर्स ऑन पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 पर जो 2 ने लगाया, इसी तरीके से 2 को 1 वाला अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस तरह की कुछ चीज हो गई। क्या आप नहीं समझते कि फोर्स ऑन 2 to 1 और फोर्स ऑन 1 to 2, यानी कि 1 पे 2 के द्वारा, 2 पे 1 के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होंगे, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ अप्लाई होगा। यहां पर जितना वो उस पर लगाएगा उतना ही वो उस पर लगाएगा, ऐसे ही होता है। हाँ सर, तो इसका मतलब दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर होंगे, इसलिए मैंने एक इक्वेशन वहां से हल्की सी बना दी। अब मान लेते हैं
कि जो आपका ये पहला वाला ऑब्जेक्ट है, अब एक बात समझना, चीजें कॉम्प्लिकेट ना करें, इसलिए मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं, वो आप समझ गए F1 F2 का चक्करबाजी। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मान लेते हैं पहला वाला पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फोर्स F1 के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, अभी समझाऊंगा इसका मतलब। दूसरा वाला फोर्स मान लेते हैं F2 के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है कोई रैंडम डायरेक्शन में, किसी रैंडम मैग्नीट्यूड के साथ। सर मतलब क्या हुआ? सर मतलब ये हुआ कि जैसे ये गाड़ियां आपकी चल रही हैं, तो गाड़ियों में एक एक्सटर्नल टाइप का अपना एक फोर्स लग रहा है, उनका इंजन जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, इंजन चल रहा है, जिसके कारण वो बर्न हो रहा है और गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि गाड़ी में मोशन है और गाड़ी एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब फोर्स लग रहा है गाड़ी में। तो इसका मतलब दोनों गाड़ीज में, अब जरूरी नहीं है गाड़ी के दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ये वाली गाड़ी का रूट ये वाला हो सकता है ये वाली गाड़ी का रूट ये सीधे वाला हो, तो फोर्सेस इसमें तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपने पीछे से रिलेट करवाने के लिए मैं एक रफ डायग्राम लेकर चल रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो कोई, समझ गए सर हम? इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे इस पार्टिकल पे, अगर मैं बात करूं पार्टिकल 1 पर जो फोर्स लग रहा है, जो F1 की वैल्यू है, कैन यू टेल इट? यस सर, dp बाई dt। सर ये तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ कि फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जो होता है, वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है। इन मोमेंटम में जो चेंज हुआ, यानी कि पहले वाले पार्टिकल के मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो ऐसा। अच्छा सर, अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, d बाई dt ऑफ m1 और v1, सर v1 कहां से लाऊं मैं? फिलहाल चलो v1 को v1 ही लिख दो, हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। इसी तरीके से कांटे जैसे सर कि F2 इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगेन, यानी दूसरे वाले के मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है तभी हम कहेंगे कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हाँ सर, मोमेंटम में चेंज हो रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी वगैरह टाइम के साथ चेंज हो रही है एक्सेलरेशन में, तो हमने क्या कर दिया, डी बाई डी टी ऑफ m2v2। हेलो, इस तरीके के हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप बता सकते हो कि इस पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? सर टोटल एक्सटर्नल फोर्स इस पे F1 प्लस F2, बेसिकली टोटल कहने से ज़्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, मैं आपको इवन ये कहता हूँ कि इस पे जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या है, देखो F1 प्लस F12, ये फर्स्ट पार्टिकल पे ये दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो उसके इंजन वगैरह के कारण एक्सटर्नल फोर्स और एक ये पार्टिकल 2 के कारण F12 फोर्स। इसी तरीके से इस पे एक और फोर्स दूसरे वाले पार्टिकल पे, एक तो F2 फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है और एक उसके इंटरेक्शन के कारण F21 फोर्स लग रहा है। इस तरीके से ये हमारे पास नेट फोर्स को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे सिस्टम में हमारे पास जो नेट फोर्स निकल रहा है उसको निकालने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इन दो को एक सिस्टम मान रखा है अपना, तो पूरे सिस्टम में कितना फोर्स लग रहा है वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूंगा सर, F1 की वैल्यू मैं बोलूंगा डी बाई डी टी ऑफ m1v1। सिमिलरली F2 की वैल्यू मैं बोलूंगा डी बाई डी टी ऑफ m2v2। सर उनको तो लिखा ही नहीं आपने। अच्छा, लिखना है क्या उन्हें? नहीं सर, उन्हें नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना सर उन्हें? क्योंकि आप देखो, हमने इक्वेशन 1 कह लो चाहो तो इसे, इसकी हेल्प से हम तुरंत कह सकते हैं कि दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का रिलेशन के बीच में, या दूसरे शब्दों में माइनस को उधर लाओ प्लस बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिलहाल हमारे पास इतना रिजल्ट निकल के आया। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास क्या क्या निकल के आया, तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो एफ नेट की वैल्यू निकल के आई है, इट इज सिंपली इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m1v1। m1v1 सर ये देखा देखा लग रहा। एक बात बोलूं मैं आपको, v1 क्या होगा सर, वेलोसिटी तो दी नहीं हमें पार्टिकल की, वेलोसिटी भले ही ना दी हो, लेकिन क्या आप भूल गए कि सर वेलोसिटी बराबर कुछ नहीं होता बल्कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और पोजीशन यहाँ पे r वेक्टर से डिफाइन की गई है, तो पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी v1 है उसके लिए पोजीशन वेक्टर r1 हो जाएगा, यानी कि m1 v1 को मैं बोल सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ r1। हेलो, सिमिलरली उसके बाद चाहो तो इसको ऐसे पैक कर लो, डी बाई डी टी ऑफ m2v2, v2 का मतलब सर डी बाई डी टी ऑफ r2, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेकंड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वगैरह करके आप समझ रहे होंगे कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया। अच्छा, तो एफ नेट मेरे पास क्या निकल रहा सर, ये निकल रहा है इफ यू वांट देन यू कैन टेक डी बाई डी टी एज कॉमन। अच्छा, ये जो चीज लिखी है, कैन आई जस्ट से डी बाई डी टी ऑफ m1r1? आइला सर ये कैसे कर दिया आपने? अभी बताता हूँ कैसे कर दिया। डी बाई डी टी ऑफ, क्या आप खुद समझ पा रहे हो मैंने कैसे कर दिया? m2r2। क्या हमें बहुत बेसिक सी चीज पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है या क्या होता है? क्या हम समझते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को अगर कोई बोले हमें सिंपल सा डिफरेंशिएशन करने के लिए 2 डी बाई डी एक्स बोल सकते हैं, ऑफ x बोल सकते हैं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म को बाहर ला सकते हैं। तो सर जब बाहर ला सकते हैं तो अंदर भी तो डाल सकते हैं। हाँ, तो वैसे ही करके, क्योंकि मास, क्योंकि जैसे खास तौर से जो हम जनरल लाइफ में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं कि मास बदलते नहीं है। अब जैसे आप रॉकेट साइंस वगैरह पढ़ने लग गए तो रॉकेट आपका ऊपर जाता है तो उसके मास में चेंजेस आते हैं, तो वहां पे मास एक वेरिएबल की तरह काम करता है। लेकिन जनरली मैंने पेन आपकी तरफ फेंका, आपने मेरी तरफ फेंका, इसमें क्या मास चेंज होगा पेन का? इसीलिए मास कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए उस कांस्टेंट को मैंने अंदर डाल दिया। अब आपके मन में आएगा सर अंदर क्यों डाला? क्योंकि मुझे पता है मुझे लाना क्या है, रट के आ रहेगा ना मैं घर से। हाँ देखो, एफ ऑफ नेट का बराबर होगा डी बाई डी टी, इसमें भी डी बाई डी टी, उन दोनों का डी बाई डी टी कॉमन आके देखो, डी बाई डी टी तो ऑलरेडी था, वो बाहर आया,
अरे यार अपना कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ, एक लाइन यूज़ कर लेता हूँ, खाम का एक लाइन यूज़ नहीं करूँगा, पता चला उसके बजाय आप कंफ्यूज हो गए तो हो गया काम हमारा। डी बाई डी टी ऑफ m1r1 प्लस m2r2, हेलो इसको। नाउ आइडिया व्हाट वी कैन से एफ नेट इज इक्वल टू d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ m1r1 प्लस m2r2। अब मैं इस बात को आपको ना समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास फिलहाल इस तरह की कुछ एक लगभग चीज़ आपके पास एक निकल के आई है। अब एक छोटा सा डाउट और रहता है मन में, सर देखिएगा वेलोसिटी बराबर ना क्या होता है कि डी आर बाई डी टी, जैसे आपने कहा, ठीक है। ऐसे ही आपने कभी पढ़ा होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, पढ़ा आपने कभी। तो उस हिसाब से डी बाई डी टी ऑफ वी को मैंने ऊपर से यहाँ डालूं तो मैं क्या बोलूंगा, वी के प्लेस पे डी आर बाई डी टी। इस तरह की चीज ना अगर आपकी मैथ्स नहीं है तो आपको शायद पहली बार दिख रही होगी, अदरवाइज ये बहुत जनरल चीज होती है। इसे कहते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ आर, इसको हम कह सकते हैं डी टू बाई डी टी स्क्वायर ऑफ आर, यानी आर का 2 बार डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, जो भी आपको पोजीशन दी है अगर आप उसका 1 बार डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी मिलेगी, अगर 2 बार डेरिवेटिव लेते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बोलता है एक्स क्यूब है वाई बराबर, तो आपको कोई बोलेगा वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सर वो 3x स्क्वायर होगा। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एक और बार डेरिवेटिव लो 6x होगा। प्लीज में कंफ्यूज मत करना अगर आपको ये बात अजीब सी लगी, इसका मतलब आपने कभी भी कैलकुलस देखी नहीं है, अदरवाइज मैंने सिंपल बात बोली थी, ठीक है। अदरवाइज प्लीज से माइंड मत करो, रहने दो, समझिए। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रहा हूं कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डेरिवेटिव का मतलब चक्करबाजी क्या है। अच्छा समझ में तो आ गई सर। एक काम करना चाह रहा था, बहुत इच्छा थी बचपन से, क्या कहना क्या चाहते हो सर? मैं अगर एक काम करूं कि इस एफ नेट बराबर जो निकला हुआ इसे मैं m1 प्लस m2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, और मासेस क्या है, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो वी कैन अगेन पुट इट इनसाइड द डेरिवेटिव्स m1 r1 प्लस m2 r2। मुझे लगता है कि अब मुझे स्क्रीन से बाहर भाग जाना पड़ेगा क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है। देखो कुछ दिखना चालू हुआ, थोड़ा बहुत मैं पीछे एक्सप्रेशंस को लिख दूंगा जो भी आए आपके, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ आपको मन में आएगा, सर ये आपने मास वगैरह से मल्टीप्लाई क्यों किया। देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमने किया क्या, क्योंकि अब हम बिल्कुल जड़ पे पहुंच गए, बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। मैं आपको समझाता हूँ पूरे सिस्टम में हुआ क्या। ये m1 मास था माय डियर, ये m2 मास था। हमने माना कि कहीं पे इनका एक सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता होगा। अब सेंटर ऑफ मास जैसी चीज का मतलब क्या है, व्हेन यू आर सेइंग इट इज सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी और सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मान सकते हैं कि इसका मास कितने है, सर m1 प्लस m2 मास इसका हम मान सकते हैं। अच्छा, इस पर कितना फोर्स लग रहा था, सर F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। इस पर कितना लग रहा था, सर F2 एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। तो अब वो फोर्स कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि सारा मास कौन, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं पूछूं नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, तो वो बोलेगा सर F1 प्लस F2। होने के लिए उनके इंटरनल फोर्सेस भी थे लेकिन वो कट हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर नेट फोर्स की वैल्यू ये है F1 प्लस F2, नेट मास की वैल्यू है m1 प्लस F2। एक बारी के लिए अगर मैं कह दूं कि सेंटर ऑफ मास, जो मैंने पीछे भी कहा था आपको, प्लीज समझो बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं आपसे, छोटी छोटी बातें लेकिन यार इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। हर एक बात का लॉजिक पता हो ना, अच्छा रहता है। जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी हम फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम डेरिवेशन पे जिक्र नहीं करते। अभी मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, नीट वगैरह के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैंने उनको न्यूमेरिकल्स कराने हैं, वो जिसको भी देखने होंगे वो देख लेना। ये आर वेक्टर, आप मेरी बात समझना, इसको मैंने पीछे आर कहा जिसे हम RCM कह रहे थे, आप मेरी बात समझ पा रहे होगे, पोजिशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। आप एक बात बताओ, आपने पीछे कहा कि नहीं कहा कि सर V बराबर dr बाई dt होता है, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक मास है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर r है यहाँ से, तो इसका r वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज वेलोसिटी होती है। तो उसी तरीके से आपको नहीं लगता कि इस बार अगर dr बाई dt कोई बोलने लग जाए तो वो क्या होगा, सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए फिर, क्योंकि जिसकी पोजीशन है उसकी वेलोसिटी होगी। वो अभी वो किसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का जिसे हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, तो ये वेलोसिटी भी किसकी होगी, सेंटर ऑफ मास की। सर एक बात बोलो, अगर मैं सर दोबारा से ना डी बाई डी टी ले लूँ इस चीज़ का, डी आर बाई डी टी का, असल में मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं एक बार डी बाई डी टी ले रहा हूँ अपने VCM का, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का चेंज तो सर एक्सेलरेशन होता है, यानी सर ये एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, ये तो नहीं कहना चाह रहे, बिल्कुल सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि d2 बाई डी टी स्क्वायर ऑफ r, यानी d2r बाई डी टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ सेंटर ऑफ मास, d2r बाई डी टी स्क्वायर। समझ रहे हो? अब इधर देखो पीछे, इधर देखो पीछे, अगर आप यहां कंपेयर कर पाओगे, एफ नेट कुछ और नहीं है माय डियर, F1 प्लस F2 है, आप देखो वही चीज, ये क्या है, ये टोटल मास है, तो अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, सर एक्सेलरेशन होना चाहिए। आपको दिख नहीं रहा, इधर खिसक जाता हूं, अभी भी नहीं दिख रहा, मैं कोई बात नहीं, मैं पीछे मैं यहां पे स्पेस ले लेता हूं, कोई बात नहीं चलेगा। पीछे जो एक्सप्रेशन आया मैं दोबारा आपके लिए लिख दूं, मेरा एक्सप्रेशन आया है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 प्लस m2
टाइम्स d2/dt², हेलो, और मेरा अंदर एक्सप्रेशन आया है m1r1 प्लस m2r2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली, एक बारी के लिए अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे आपको लगेगा ये मैं बोल क्या रहा है यार, अजीब अजीब सी चीजें। देखो एफ एक्सटर्नल असल में कुछ नहीं था, f1 और f2 था जो उस पे पढ़ रहे थे, और यहाँ पे m1 प्लस m2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था। शायद आप समझ पा रहे होंगे क्यों कराया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेंटर ऑफ मास जो है वहां पर m1 प्लस m2 मास है उसका टोटल अभी, और इस पर जो नेट अभी फोर्स लग रहा है वो f1 प्लस f2 है। तो कोई भी मुझे बोल सकता है न्यूटन सेकंड लॉ से कि F इज इक्वल टू ma होता है। इस केस में नेट फोर्स कितना है, इतना, m कितना है इस बार m1 प्लस m2, तो जो भी m1 m2 के साथ मल्टीप्लाइड चीज है वो पक्का उसकी एक्सेलरेशन होगी। इसीलिए मैंने इसको पहले m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं रिलेट कर पाऊं F इज इक्वल टू ma से। इसका मतलब ये जो अंदर की चीज है दिस इज 100% एक्सेलरेशन। और क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है माय डियर, अगर आप सोचो तो d2x/dt² यानी पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, तो क्या मैं अगर कह दूं कि d2/dt² ठीक है, ये क्या होगा फिर, ये मैं अगर इसे r बोल दूं तो, क्यों बोला सर आपने r, क्योंकि F इज इक्वल टू ma के कंपैरिजन से एक्सेलरेशन किसका होना चाहिए सर, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होना चाहिए कि पूरी घटनाएं सेंटर ऑफ मास पे चल रही है। इसीलिए एक्सेलरेशन अगर सेंटर ऑफ मास का होना चाहिए तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को क्या हम ये नहीं बोलते सर, यही बोलते हैं। इसीलिए तो क्या आप डायरेक्ट कंपैरिजन से ये नहीं बोल सकते कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हमारे हाथ लग चुका है, क्या m1r1। ये लास्ट वाली लाइन ये मैं आपको समर्पित करता हूं, बहुत ध्यान से प्लीज देख लो इसे, जो मैंने लिखा लास्ट लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ मैं पॉसिबली बोल सकता था मैंने बोल दिया यार। मैं चाहता हूं एक कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में घंटी कहीं ना कहीं तो बची हो, आप समझो कि ये क्यों आया यार, वरना मैं डायरेक्टली आपको रिलेट फॉर्मूला देके नहीं बोल सकता था, एनसीईआरटी में ऐसे बोला हुआ। बोलो, समझो चीजों को, समझो, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगाओ उसमें, कोई भी चीज झूठी नहीं है, इतना तो मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ। जो भी मैंने कहा उसे सुनो, स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लिख कर डालो वहाँ पर, जैसे 2 मिनट मान लेते हैं, 20 मिनट बचे, 20 तो क्या हो रहे होंगे, 40 मिनट हो होंगे लगभग, शायद 40 मिनट 30 सेकंड पे कुछ घटना है तो ऐसे लिखो, तो इसका एक हाइपर लिंक बन जाएगा, मैं तुरंत उसको क्लिक करके देख लूँगा और मैं बता दूंगा आपको क्या मतलब है, लेकिन पूछना जरूर अगर समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या समझ में आ गया, समझ रहे हो, हम पोजीशन वेक्टर के लिए इतनी देर से गेम खेल लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका हो गया m1 का r1 से मल्टीप्लाई, m2 का r2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टोटल मास, यही है। अब सुनो, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए जरा, देखो जरा प्लीज ध्यान से सुनेंगे ध्यान से, ठीक है सर बात निकल के ये आई है कि अगर ये एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, उस समय यहाँ कहीं पर इनका एक सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर अगर हम कैपिटल R मान लेते हैं एक बारी के लिए, तो ये ओरिजिन है, तो एक बारी के लिए अगर मान लेते हैं तो R की वैल्यू आ रही है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये वैल्यू आ रही है पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में। हेलो, तो ये हमने कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने का एक फॉर्मूला अपने आप के लिए डिराइव कर लिया, गॉट इट। अब इसमें कुछ केसेस हल्के फुल्के लगाकर हम बात कर सकते हैं, इफ एक बारी के लिए सपोज कर लो कि m1 बराबर m2, दोनों मासेस सेम अमाउंट के हैं, केस लगा रहे हैं, दोनों सेम मास के दोनों की दोनों, ठीक है, तो कांट है जैसे कि r ऑफ cm बराबर ये m हो जाएगा, r1 हो जाएगा वेक्टर, वो भी m हो जाएगा, r2 हो जाएगा वेक्टर, दोनों का m कॉमन आ जाएगा, नीचे m और m 2m हो जाएगा, इस m से m कट जाएगा। कांट जैसे कि हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा दिस इज सिंपली लाइक r1 प्लस r2/2। और अगर हमें थोड़ी सी भी समझ है मैथ्स की, थोड़ी सी भी हमने कभी छोटी मोटी चीजें पढ़ी हैं, शायद हम समझ पा रहे होंगे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम की ओर इशारा कर रहा है। ये मात्र इतना कहना चाह रहा है कि अगर एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, तो उस समय अगर इसका मास m है और इसका मास भी m है, तो ये इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन देम, वो इनके एग्जैक्ट बिटवीन में होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा। यानी कि जो ये सेंटर ऑफ मास बना ओरिजिन से, ये सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है r वेक्टर, ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगी, यानी r1 प्लस r2/2। मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ये r1 वेक्टर है और ऐसे ही अगर वो r2 वेक्टर है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यानी कहने का मतलब अगर सर ये -2,0 की पोजीशन में है और ये 2,0 की पोजीशन में है, तो सेंटर ऑफ मास 100% 0,0 की पोजीशन पे होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह रहा मैं। ये इसने कोई बात बताई जो बहुत ऑब्वियस है। ये वैसी बात तो नहीं हो गई कहीं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वली, हम कह रहे हैं कि इक्वल हमारे पास, अभी हम देखेंगे इस एग्जांपल को, इक्वल मोटाई की यानी इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी रॉड में, मान लेते हैं, तो एग्जैक्टली बीच में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर आप इसके एग्जैक्ट बीच से इस तरफ जाओगे तो कुछ एक मास का अमाउंट होगा,
उतना ही मास ऑफ अमाउंट यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड और सेम लेंथ है इधर और उधर दोनों तरफ। तो जितना मास इस तरफ उतना ही मास इस तरफ, और ये कंडीशन फिर वैसी बन जाएगी जिसे सामने आपके लिखी हुई है। समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत तो समझे सर, ज़्यादा तो ना समझे लेकिन थोड़ा बहुत समझ गए हम। और केसेस क्या हो सकते हैं सर, और बताता हूँ। तो 2 पॉइंट सिस्टम को आप यहाँ समझ सकते हो, 2 पार्टिकल सिस्टम। अब देखो, अब वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं आपसे। 2 पार्टिकल सिस्टम बहुत इजी बना दिया सिचुएशन को। 2 पार्टिकल लिए, दोनों को एक्स एक्सिस में रख दिया, एनसीईआरटी ने करा हुआ है इसे, बहुत सिंपल है। लेकिन अब हमें क्लैरिटी आएगी। एक को माना पार्टिकल मास m1 का है, x1 डिस्टेंस पे हमने मान लिया उसे ओरिजिन से। पार्टिकल एक माना दूसरा जो कि m2 मास रखता है और x2 डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। जो पिछली बार पोजीशंस वेक्टर थे उन्हें इजी कर दिया, एक्स एक्सिस में ले लिया, कोई बात नहीं। इनका सेंटर ऑफ मास कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा बीच में, कहीं पे, हमें नहीं पता एग्जैक्ट बीच में कहां पे होगा, तो उसे किसी डिनोट कर देते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस एक्सीएम से। अब बोल रहे हैं एक्सीएम क्या होगा, तो भैया आप ही बता दो क्या होगा। देखो इधर, अगर हम पिछली बार से रिलेट करें अपनी कहानी को, तो हमारे लिए r1 वेक्टर असल में कुछ और नहीं बल्कि x1 है। यानी हमारे लिए m1 x1 r1 प्लस m2 r2 यानी x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने पढ़ा है सर कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है जिसको उन्होंने एक्सीएम नाम दे रखा, ये होना चाहिए। हमने जो पीछे पढ़ा हमने तो वो लिख दिया। अब ये बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा वही होगा बस। अब यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी वगैरह में आपको डेरिवेशन वगैरह इस तरीके से डिफाइन नहीं है, जैसे मैंने अभी फिलहाल कर दिया आपके लिए, ठीक है, वो जरूरी होता है इसलिए किया। तो एक्स कैन बी रिगार्डेड एज द मास ऑफ एक्स, बताने की जरूरत मुझे कुछ है नहीं क्योंकि ये सब बातें मैंने अभी तक कितनी देर से बोलती। मासेस सेम ले लोगे तो क्या होगा सर, अगर सेम मासेस ले लोगे तो एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा वो। देखो कैसे, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। अगर हम सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल रोटेशन मोशन 3 पार्टिकल्स के लिए करें तो क्या होगा सर, 3 पार्टिकल कुछ भी नहीं होगा। अच्छा n के लिए कर दिया क्या डायरेक्ट, n के लिए होगा, अच्छा 3 के लिए भी कर सकते थे यार पहले। चलो क्या आगे पे क्या पता होगा। अब सोचिएगा आप कि अगर ये n पार्टिकल्स होते, यहाँ पे m पार्टिकल्स जो हमने अभी लिए उसकी काउंटिंग अगर n होती, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ m1 m2 m3 m4 ऐसे ऐसे करके mn पार्टिकल्स, मतलब mn मास का पार्टिकल होते हैं अलग अलग। देखो क्योंकि हमने तो जनरल पढ़ा है इसलिए तो हम बेधड़क होकर पढ़ सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि क्या हो जाएगा क्योंकि हमने बिल्कुल एकदम चीज़ों को देखा है। देखो इधर, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से r3 वेक्टर, इसका पोजीशन लेट से rn वेक्टर, इस तरीके के हमारे पास डिफाइन है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि जहां कहीं पर भी मान लेते हैं यहाँ कहीं पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर इनका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कुछ एक r ऑफ cm टाइप का होगा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसकी वैल्यू सीधे आप उसी पैटर्न को फॉलो करो जो आपने जस्ट अभी पढ़ा। क्या पढ़ा सर हमने पढ़ा सर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, इतना ही पढ़ा था। आगे बढ़ते रहो, जब जितने पार्टिकल्स हैं m1 rn तक कर लो, उसमें क्या है। नीचे क्या था सर m1 प्लस m2 ना, तो अब m1 जितने हैं सारे के सारे ऐड कर लो, m1 प्लस m2 प्लस जितने पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में mn, उन सब के मास। ये आपका इस बारी का आंसर हो गया। इस चीज़ को सर हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख दूँ मैं MI, शायद आप सिग्मा नोटेशन जानते हो, नहीं जानते होंगे तो भी बताता हूँ, रुक जाओ। अरे क्या हो गया, सिग्मा ऑफ MI, I बराबर क्या 1 से लेकर सर n तक चल लो, यहाँ भी I बराबर 1 से लेकर n तक चलो। अब सुन लो सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब ये होता है कि कल को कोई आपको बोलने लग जाए xi बराबर I बराबर 1 to n है, इसका मतलब कुछ नहीं है। ये कहना चाह रहा है सिग्मा मतलब नोट कर लो प्लीज, कंजिक्यूटिव समेशन। कंजिक्यूटिव समेशन का मतलब एक बार I के प्लेस पे 1 रखो, एक बार I के प्लेस पे 2 रखो, एक बार I के प्लेस पे 3 रखो, और ऐसे तब तक रखते रहो जो अपर लिमिट है सर n तक रखो। ये मतलब हुआ इस चीज़ का जो लिखी थी। अब खुद ही सोचो इसका मतलब क्या होना चाहिए। सर I के प्लेस पे एक बार 1 रखो, यहाँ भी 1 रखो, अब फिर 1 के बाद क्या आता है 2 रखो, फिर 2 रखो, फिर क्या सर, तब तक करते रहो जब तक क्या अपर लिमिट यानी n नहीं आता। आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर वही चीज़ लिखी है। सिमिलरली नीचे वाले के लिए भी शायद आपको सिग्मा का मतलब समझ में आ गया होगा, चीज़ को समेटना होता है और कुछ नहीं, जो रायता फैला होता है उसे हमें समेटना होता है और कुछ नहीं करना होता। गॉट इट। और वैसे भी ये जो नीचे चीजें, इफ यू वांट देन यू कैन सिंपली कॉल इट लाइक मास ऑफ द पार्ट सिस्टम, क्योंकि सारे सिस्टम और पार्टिकल का मास मिलाकर टोटल मास ऑफ द सिस्टम बनेगा, या जो कॉन्सेंट्रेटेड मास है आपका वो बनेगा। शायद आप समझ गए होंगे, इसी बात को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देख लो कुछ अलग दिख रहा है तो आप प्लीज़ बोल सकते हैं मुझे, वही चीज़ है। आपको मैं PDF दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। 3 पार्टिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा यार, वही तो है, आगे पीछे हो गया सर। एक पार्टिकल मास m1 का 2 का m3 का, ठीक है, इसमें कार्टेशियन फॉर्मेट में ले रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। होगा क्या यार, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, हमने तो वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ लिया, उसमें सब कवर हो जाता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ सर जब आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, लेट से यहाँ पे सिस्टम बना, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा। अब इस सेंटर ऑफ मास के भी तो कुछ XYZ होंगे ना, उनको निकालने की बात है। कुछ भी नहीं करना सर, x1 प्लस x2 प्लस x3,
आई मीन m1x1 प्लस m2, ठीक है। अगर वो मास सेम होते तब m हट जाता, अदरवाइज क्या होगा यार, कुछ भी तो नहीं होगा। m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आपका y कोऑर्डिनेट आएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, है ना। और ऐसे करके आपका z कोऑर्डिनेट आएगा, वो आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो निकल जाएगा ना यार। बस उस चीज़ को कैसे दिखा रखा है देख लेते हैं, ये देख लो। अच्छा z क्यों निकालेंगे, तो तीन ही कोऑर्डिनेट, दो ही कोऑर्डिनेट है ना, x और y निकल गया, बस इस तरीके से आपका निकल गया, कुछ भी बड़ी बात नहीं। हाँ मासेस सेम हो जाएंगे तो सर आपके m कॉमन आ जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ x1 y x1, तो ये उसकी तरह बिहेव करेगा जैसे किसी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो होता है, एग्जैक्टली कोई एक ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, अगर उसके वर्टाइसेस पे इक्वल मासेस रखे हुए। देखो यहाँ रिजल्ट में क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड तो होता है यहाँ पर, ये ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2, ठीक है। बस इसमें कुछ भी नया नहीं, हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। अरे यार अभी तो पढ़ा, वो मेरे ख्याल से ना रिपीट हो गई सेम चीज़। एन पार्टिकल सिस्टम, हाँ खैर अलग अंदाज में लिखा, वही चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सारों का अगर हमें देखना है तो यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एक्स वाई जेड ये बता दिया स्पेस में प्रॉपर, और मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें बताने के लिए। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख रहे हैं वेक्टर नोटेशन, इसका तो मैंने डेरिवेशन कराया है ना आपको, पढ़ते रहो, देखते रहो, बस अपनी आंखों से देखते रहो। चलो ये वही चीज़ है जिसका मैं आपको डेरिवेशन कराया था, तो इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रॉड, जैसे ये रॉड है, थिन है, पतली है, उस रॉड की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा, वैसे आप समझ गए होंगे। जैसे एक थिन रॉड है हमारे पास, इसमें हम सपोज कर लेते हैं ओ इसका सेंटर है, यानी कि जो रॉड है आपकी 2 मीटर की है, तो बिल्कुल बीच में हम बात कर रहे हैं उसके। उसमें हमने कोई एक सर्टेन डीएम, इस जो हमने मिड पॉइंट लिया, उस मिड पॉइंट के एक तरफ हम गए और हमने एक छोटा सा मास एलिमेंट लिया, और इसी तरीके से हमने देखा कि उस मास एलिमेंट की लेटेस्ट से डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर वो मौजूद है। अगर हम दूसरी तरफ भी एक डीएम मास ले उतनी ही डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, लेकिन ये इस मिड पॉइंट के इस तरफ है, इसीलिए इसे माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ओरिजिन के इस तरफ जाके प्लस में काउंटिंग, इस तरफ माइनस में होती है। तो अब आपको यहां पर जनरल ऑब्जर्वेशन देना है, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा। कंसिडर थिन रॉड विच हुज रेडियस इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड इज मच, जैसे रॉड है, एक तरह की रॉड या कुछ भी वायर जो होती है सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, लेकिन काफी थिन है, इतनी थिन है कि इसका डायमीटर इसकी लेंथ के कंपेरिजन में बहुत कम है, तो इसलिए काफी थिन रॉड है। उससे हम क्या बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं टेकिंग द ओरिजिन ओ टू बी एट अ ज्योमेट्रिक सेंटर, यानी कि ओरिजिन को हमने उस समय लिया जो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। अब ज्योमेट्रिक सेंटर होने से मतलब ये है कि जितना मास इसके इस तरफ लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये 10 ग्राम की है समझ लो, तो 5 ग्राम इस तरफ है, तो 5 ग्राम पूरा का पूरा इस तरफ है, ये कहने का मतलब है। और फिर वही बात कि जितना डिस्टेंस यहां आपने लिया है उतना ही डिस्टेंस यहां लिया है, तो आप खुद सोचो क्या आपका ये सेंटर ऑफ मास ये मिड पॉइंट ही नहीं हो जाना चाहिए, बस वही हो जाना चाहिए। इसमें कोई डेरिवेशन कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली आप सर्किल लेते हो, डिस्क लेते हो, रिंग लेते हो, इस तरह की कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर्स लेते हो जो सिमेट्रिक होते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही एग्जिस्ट करता है। क्योंकि देखो जैसे आप यहां पर देखो, जैसे आपके पास एक सर्किल है, एक कुछ एक डिस्क टाइप की है, एक आपके पास कुछ एक इस तरह का स्फीयर टाइप का। इन तीनों ही कंडीशन में अगर आप देखोगे, इनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो एक ऐसी जगह है जिसके अड़ोस पड़ोस या कहीं भी आप सिमेट्रिक वे में जाओगे तो आपको सेम अमाउंट ऑफ मास मिलेगा और सेम डिस्टेंस पर मिलेगा। अगर आप जैसे सर्किल में बात करूं, अगर मैं इससे मान लेते हैं मैं इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाता हूं, जो मुझे अमाउंट ऑफ मास मिलेगा उतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मुझे वही मास मिलेगा। इससे मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाता हूं, यहां पे मुझे अमाउंट ऑफ मास मिलता है, उतने ही पर्टिकुलर डिस्टेंस मुझे अमाउंट ऑफ मास वही मिल जाएगा। बस फर्क कितना होगा कि अगर उसे मैं प्लस एक्स बोलता था यहां पर वो माइनस एक्स हो जाएगा, इसे मैं प्लस एक्स बोलता था तो माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कुल मिला के ले देके सबके सब कैंसिल आउट होते रहेंगे और इस पर्टिकुलर जगह पे हमें नेट रिजल्ट 0 मिलेगा, और यही सेंटर ऑफ मास की बात होती है। ठीक है, बस वही है। तो इसीलिए ये फिलहाल यही बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंटर ऑफ मास डिस्क के लिए, रिंग के लिए या फिर स्फीयर के लिए उनके ज्योमेट्रिक सेंटर में एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक सिलेंडर है उसके भी सिमिलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कुछ बातें शुरू हो गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब टॉपिक खत्म होने की कगार में ये वाला। क्योंकि अब देखो बहुत सिंपल चीज़ है, एक ही डेरिवेशन था जो काम का था। अब इधर देखो, इसी पर आगे बात करूँगा। RCM समझ में आना चाहिए जब मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, M1 R1 वैक्टर M2 R2 वैक्टर अपॉन M1 प्लस M2। फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 2 सिस्टम पार्टिकल की ही बात कर लेता हूँ, इसलिए उसका पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, क्योंकि मैं एक बार कर लेता हूँ, बार बार ये चीज़ नहीं करूँगा यहाँ पे भी, क्योंकि शुरुआत में कर देना सही रहेगा, इसलिए कर रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पर M1 मास था, क्लैरिटी रखें, यहाँ पर M2 मास था, उसका पोजीशन वेक्टर ये है R1 वेक्टर जो आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2 वेक्टर जो आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से
यहाँ कहीं पर एक इनका सेंटर ऑफ मास हमने माना कि यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने आर और वेक्टर के नीचे सीएम टाइप का लिखा हुआ, आप समझ लेना, और यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन टाइप का हमारा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब कुछ नहीं करो माय डियर, आप एक काम करो, दोनों तरफ डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टी, लो इधर ले लो और एक इधर ले लो, डी बाई डी टी ऑफ m1r1 प्लस m2r2, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमने डेरिवेशन किया इसलिए हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वही काम को हम एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। 1/m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है सर, बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। m1 बाहर आ सकता है क्योंकि जैसे हमने अंदर किया था कांस्टेंट, तो dr1 बाई dt बन गया। चलो आपके लिए मैं लिख लेता हूँ, वैसे कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं हो रही है, आपको तो नहीं हो रही ना यार, अपना बता दो यार, मुझे तो नहीं हो रही है यार, ठीक है। और यहाँ हो गया r2, इस तरीके का बच गया। ये m1 प्लस m2 बेसिकली 2 सिस्टम पार्टिकल है, इसलिए m1 प्लस m2, 3 सिस्टम पार्टिकल होता है m1 प्लस m2 प्लस m3, n सिस्टम पार्टिकल होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn होता है। कुल मिलाकर ये जो भी है आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल का टोटल मास है। अगर मैं कहूं तो आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं सर, यानी ये 1/m1 प्लस m2 इज बेसिकली टोटल मास ऑफ, बेसिकली टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ मास पे जो टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है वही, यानी अगर मैं उसे m बोल दूं तो कोई समस्या नहीं होगी। और आप मुझे बताओ ये r क्या था? ये पोजीशन वेक्टर था, किसका? सेंटर ऑफ मास का। पोजीशन वेक्टर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज को वेलोसिटी कहते हैं, तो ये किसकी पोजीशन वेक्टर है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर में अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी किसकी कहलाएगी? सर सेंटर ऑफ मास की कहलाएगी। इसलिए शायद आप समझ पा रहे होंगे ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने लिखा फिलहाल। इसको थोड़ा और इजी करें तो एम वी ऑफ सी एम बराबर m1 dr1 बाई dt क्या है? पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। v2 क्या है सर? दूसरे वाले पार्टिकल वेलोसिटी। फिलहाल हमारे पास कुछ लगभग मोटा इस तरह का एक रिलेशन हमारे पास निकल के आया है। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें तो vcm ही चाहिए, तो सर ले लो ना, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, और अभी के केस में चाहो तो इफ यू वांट m1 प्लस m2 कह दो, अदरवाइज तो टोटल मास है, ठीक है। तो जिस तरह का रिलेशन हमारे पास पोजीशन वेक्टर के लिए था, ऑलमोस्ट वैसा ही रिलेशन हमारे पास किसके लिए? उसकी वेलोसिटी वेक्टर के लिए। तो अभी पहली बात हुई थी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, हमने एक छोटी सी बात करी कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, वो हमने निकाली कि यार वो भी m1 v1 प्लस m2 v2 टाइप की होती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ गए? थोड़ा सा देखिएगा, VCM बराबर माय डियर हमारे पास आ गया m1 v1 प्लस m2 v2। अभी हम 2 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा है m1 प्लस m2। तो इस तरह का मोटा हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेलोसिटी को भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो पार्टिकल्स दिए गए हैं उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, और उसके थ्रू हमें उन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी गिवन है, और उनकी वेलोसिटी के थ्रू हम फटाफट से अपने पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी को भी डिटरमिन कर सकते हैं। एक का सर एक और काम करें, क्या करोगे यार? अब इतना तो करवा ही दिया सर, दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं वेलोसिटी का। यार फंसाओगे यार, और कुछ नहीं करोगे आप तो, मुझे फंसवाओगे, बाकी कुछ नहीं। डायरेक्ट कर लूँ, डी बाई डी टी कर लिया, m2 d2 बाई dv2 बाई dt कर लिया, और जो नीचे की चीज़ है उसको वो बेसिकली कांस्टेंट टर्म है तो 1/m नॉर्मली ऐसे ही कह दिया। m कह रहा हूँ, m मतलब टोटल मास, जो कि m1 प्लस m2। ये क्या होता है सर? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। सर ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो सर ये एक्सेलरेशन किसका होगा? सर ये सेंटर ऑफ मास का होगा, तो लिख दो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिख दिया। कुल मिलाकर मेरे पास रिजल्ट आया m1। ये क्या होगा सर? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये क्या होगा सर? एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो कहीं ना कहीं सर आपने बातों में ना m को वापस लिख दो, वही m1 प्लस m2। तो आपने सर बातों में एक और काम कर दिया। अभी तक तो सिर्फ हमें पोजीशन बता दी, अब हमने फटाफट से वेलोसिटी भी बता दी, और हमने फटाफट से बता दिया अपने सेंटर ऑफ मास का कि एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेटेड है, वो भी हमने बता दिया। अच्छा बहुत तेज हो रहे मतलब, हाँ सर तेज तो हो रहे, अब क्या करें सर, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है, अगर आप इसे समझोगे नहीं ना ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये तो ऑब्वियस है, अगर आप समझोगे नहीं तो। देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली इफ यू वांट देन यू कैन सिंपली कॉल इट लाइक टोटल मास, है ना, टोटल मास। तो उस m को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो इट विल लुक लाइक दैट, और ये हो जाएगा m1 a1। बहुत ब्यूटीफुल चीज हमारी अब निकल के आ रही है। आप चाहो तो इसी को n पार्टिकल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो, डॉट 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 लगा के mn an तक कर देना, ऐसे अगर आप चाहते हो तो शुरुआत से ही ऐसा करना, अदरवाइज 2 सिस्टम पार्टिकल पे कर रहे हैं, एक ही बात है। न्यूटन सर का लॉ तो याद नहीं है किसी को? अभी 10 बार बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली d बाई dt ऑफ मोमेंटम इज mv, चेंज इन मोमेंटम। m कांस्टेंट होता है जनरली हमारी न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए, तो उस हिसाब से d बाई dt ऑफ v हमने ले लिया, और m dv बाई dt a होता है, तो f इज इक्वल टू m। शायद हमें समझ में आता है कि कैसे आया, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको नहीं लगता कि m1 a1 तो सर ये तो मास और इनटू एक्सेलरेशन है, तो पहले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स तो नहीं है कहीं है? हाँ सर वही है,
ये दूसरे पार्टिकल पर। हाँ, अगर सर ऐसे ही करके आप जनरल करना चाहते हो ना, तो nth पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी आप निकाल लोगे। अगर मैं जनरल कर लूँ, मुझे लगता है कि जनरली हम कर देते शुरुआत में भी बेहतर रहता, अगर हम जनरली कर दो। अब नहीं करते यार, क्योंकि शुरुआत से नहीं किया ना, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है सब कुछ हो चुका है। अरे सर चिंता मत करो, इतने ज़्यादा अंधविश्वास नहीं बताओ, ये सब हुआ ही होगा, इतने बार पढ़ाते हो आप, तो हुआ ही होगा ऑब्वियसली। क्या है यार आप भी ना यार। तो कुल मिलाकर m ऑफ ACM मेरे पास फिलहाल ये निकल गया। तो आप मेरी बात को, मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज उस बात को ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ मैंने 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है। अगर ये n सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता तो ये F1 F2 F3 n जाता। इन अदर वे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज निकली है बेसिकली इट इज अ टोटल फोर्स ऑन माई सिस्टम, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल है अभी के केस में। क्योंकि मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल सिर्फ 2 पार्टिकल का ही है, इसलिए 2 तक ही दिख रहा है। लेकिन अगर आप n तक का लोगे, n पार्टिकल का सिस्टम, तो उसमें टोटल एक्सटर्नल फोर्स निकल रहा है कुल मिलाकर। अरे ये ऑब्वियस सा है। क्यों है सर ऑब्वियस? क्योंकि आप खुद सोचिएगा, ये सेंटर ऑफ मास की जब आप बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है सर? सारा का सारा मास, यानी अभी के केस में m1 + m2। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सेलरेशन एक बारी के लिए ये है, तो आप मुझे बता सकते हो कि सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स क्या होगा? सर इस पे सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला फोर्स ये होना चाहिए। वही निकला है पीछे, वही निकला है पीछे, पीछे भी यही निकला है। आप दिखे यहाँ पे कुछ और नहीं निकला। ये F1 वेक्टर कौन है सर? F1 वेक्टर पार्टिकल 1 पर जिसका मास m1 है लगने वाला फोर्स है, सिंगल फोर्स नहीं है। m2, अभी तो मैंने 2 ही पार्टिकल लिखे हैं इसलिए सिर्फ m2 के कारण ही कह सकते हैं, लेकिन अगर m3 भी होता है, m4 भी होता है, m5 भी, m6 भी, mn तक पार्टिकल्स होते हैं, उन सब पार्टिकल के द्वारा जो नेट फोर्स पड़ रहा है m1 पर, उसे हम F1 कह रहे हैं। सिमिलरली F2 पर जो नेट फोर्स पड़ रहा है सारे पार्टिकल के कारण, वो F2 है। सिमिलरली थर्ड पार्टिकल पे जो सारे पार्टिकल के कारण नेट फोर्स पड़ रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो F3 है। शायद आप समझ पा रहे हो। भारी भयंकर ऐसी बातें तो नहीं बोल दी मैंने? नहीं बोली। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। लेट अस डिस्कस जो मैंने बोला, क्या आप एक बार रिलेट कर पा रहे हो? बस इतना देखना। वो देखो, हमें पता था ये सब चीजें। देखो मैं आपको अल्टीमेट रिजल्ट दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब याद आ रहा है? ये सब याद आ रहा है? ये सब याद आ रहा है? ये याद आ रहा है? ये सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी आओ। ये हो गया, ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया। कोई बहुत बड़ी बात हुई इसमें? नहीं भी सर। ठीक है, ये भी सही है। ये हमने सारा कर लिया, इसलिए मैं सीधे बढ़ रहा हूँ। आप बाद में रीड कर लेना, जो मैंने बोला वही है और कुछ भी नहीं है। हो गया, बस कहानी खत्म है यहाँ तक। अब सुनते हैं आगे की बात। देखो, हमने फिलहाल इतना पढ़ा कि हमारे सेंटर ऑफ मास पे जितना नेट फोर्सेस पड़ रहे होंगे, ये नेट फोर्स असल में कुछ और नहीं बल्कि जितने पार्टिकल मौजूद है आपके सिस्टम में, उन सभी पार्टिकल्स पर लगने वाले फोर्सेस का जो वेक्टर समय या जो रिजल्टेंट है वो है F एक्सटर्नल। सेंटर ऑफ मास ने अगर सारे मास को अपने आप पे ऑक्यूपाई किया है ना, अगर शक्तियां ली है, तो उत्तराधिकार भी अब उसे लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब कहना चाहते हो सारा मास तो कॉन्सेंट्रेट कर बैठ गया अपने पास, तो भैया वो जो फोर्सेस सब पार्टिकल पड़ रहे थे ना, वो भी खुद ही झेल लो। सेंटर ऑफ मास को हम कह रहे हैं, इसलिए सारा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हुआ है और सारा मास जो कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये एक्सेलरेशन उस सेंटर ऑफ मास का। ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आया, इसे प्लीज ध्यान रखना आगे के लिए। अब ये बता रहे हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। इसमें जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स में से लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सुनना, एक बारीक सी बात है, ज्यादा नहीं है वैसे, छोटी सी है, सुनो। जब आप n पार्टिकल्स ले रहे हो ना, तो पहले पार्टिकल पे मैंने क्या कहा, दूसरा भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तीसरा भी कुछ लगा रहा है, चौथा भी कुछ लगा रहा है, पांचवा भी कुछ लगा रहा है, पता नहीं कितने लगा रहे हैं, आपको पता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाते रहो। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पे कुछ लगा रहा है, तो पार्टिकल 1 भी भाई उतना ही अमाउंट दे दे रहा है उसे लगा के वापस। पार्टिकल 3 पार्टिकल 1 पे कुछ लगा रहा है, पार्टिकल 1 भी पार्टिकल 3 पे उतना ही लगा दे रहा है। पार्टिकल 4 पार्टिकल 1 पे लगा रहा है, पार्टिकल 1 भी पार्टिकल 4 पे उतना ही लगा दे रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो उन सारे इंटरनल फोर्सेस का, चाहे वहां 1000 पार्टिकल भी क्यों ना पड़े हो, वो एक दूसरे पे दबादब फोर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे को कैंसिल भी किए जा रहे हैं। वो जिसके एक हाथ से दे रहे, एक हाथ से ले रहे वाली बात है। तो इंटरनल रिएक्शंस के कारण, यानी उनके इंटरनली जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो नेट रिजल्ट हमेशा 0 है। अंदर इतना भयंकर हल्ला चल रहा, बाहर से आप देख रहे शांति छाई हुई, आपको दिख रहा है ये पेन में बाहर से शांति छाई हुई, अंदर इसके पार्टिकल दे देना देन फोर्स मार रहे सब एक दूसरे पे। लेकिन मैं बोल रहा था कहीं मूव कर रहा है, मूव कर रही है, लग रहा है पार्टिकल गुस्सा आ गया अंदर से उछल के आ गया। तो कुल मिला के ये जहां पड़ा हुआ वहीं पड़ा हुआ है, भले इसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये उस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है, लेकिन फिर भी शांत पड़ा हुआ। लेकिन अब ये शांत नहीं पड़ा है, तो ये कौन है? ये एक्सटर्नल एजेंट ने इस पर फोर्स लगाया।
तो ये कहना चाह रहा था, अभी लास्ट लाइन आप पीछे पढ़ना प्लीज, वो कहना चाह रहे हैं वहां पर कि इस सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले में जो मैंने लिखा हुआ ये प्योरली एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है, ये उनसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है जो इसके इंटरनल लग रहा है। यानी मैं कहना चाहता हूं अगर ये ऐसे रखा हुआ है ना, कोई पूछेगा सर एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का, 0 बोलना। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं है। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो मास तो कुछ ना कुछ है इसका, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अभी 0 एक्सेलरेशन पे है, कुछ एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। यस सर एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। क्यों सर? क्योंकि हमने फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाना चालू कर दिया इस पे। अब एक्सटर्नल फोर्स जो भी अमाउंट लगाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी ये भी न्यूटन सेकंड लॉ को एक तरह से फुलफिल कर रहा है। अब यहीं से एक बात काम की आती है, यानी इस पे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ जो रहेगा ना, एक मेरी बात सुनना, अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो प्लीज यहां पे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 देन आर यू एग्री कि एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा? आर यू एग्री विद मी? क्योंकि 0 होगा, 0 के अपॉन में m आएगा तो 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी 0। एंड दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। ओह माय गॉड, क्या अनर्थ कर दिया था मैंने अभी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। देखिएगा चेंज इन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस समझना है आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझ लो बात को, फैक्ट्स को। बाकी तो हम जो क्वेश्चन करेंगे उसको तो अलग अलग चीज होती है। इसका एक ही मतलब है सर, वीएम कांस्टेंट, यानी जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा। उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। देखो एक हमने कोई बॉम्ब टाइप की कुछ चीज थी, एक फेंकी हमने, जैसे ये फेंक रहे इस ऊपर, ले भाई फट गया, दोबारा देखोगे, ले भाई फट गया, समझ रहे हो बात? अभी जब अंदर बॉम्ब फटा, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया नहीं सर, इसके अंदर ही इंटरनल रिएक्शंस हो रही है, इंटरनल, यानी इस सिस्टम के अंदर ही जो कुछ हो रहा है, बाहर से कोई एजेंट आके कुछ नहीं कर रहा है इसके ऊपर। इससे क्या होगा? इंटरनल रिएक्शन हुई, तो क्या हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल 0? हाँ सर बिल्कुल, एफ एक्सटर्नल 0, यानी कि कहना चाहता है कि इसका सीएम कांस्टेंट होना चाहिए। अब भाई ये तो टुकड़े टुकड़े हो गए बम, हाँ तो सर हो गए हो भले ही टुकड़े टुकड़े, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ मास जिस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा था अल्टीमेटली लास्ट तक उसी ट्रेजेक्टरी, ये थोड़ा सीएम ऊपर लिखा आ गया लेकिन ये यहीं पे आके गिरेगा, यानी इसके सेंटर ऑफ मास उसी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं इसे क्या कहना चाह रहा हूं, ये इतनी भयंकर बात बोल रहा है ना, जो भयंकर चीज है, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, हमें तो लग रहा है ना टुकड़े रैंडम है, लेकिन टुकड़े रैंडम नहीं है यार। बम जाके फट गया ना ऊपर, आपको लग रहा है ना कि बम फट गया है, बम का फटना इतना रैंडम नहीं है, उसके टुकड़े इस हिसाब से उस जगहों पर गिरे हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी पाथ को फॉलो करता रहे। बहुत भयंकर बात है यार, ये अजीब सी बात है। आप सोच के देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब बम फट रहा है ना ऊपर जाके, तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो रैंडम है उसका फटना, लेकिन वो उस आधार पे ही फटेगा जिस ट्रेजेक्टरी को वो फॉलो करते हुए आ रहा था, उस हिसाब से उसके कुछ टुकड़े इधर गिरेंगे, कुछ टुकड़े उधर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि इसे सर मेंटेन करना है अपने सेंटर ऑफ मास को, यहां पहुंचना है। यानी अगर वो यहां फट भी गया लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास यही मूव करता रहना चाहिए, इसलिए उसका मास इस तरीके से भागेगा, इधर उधर गिरेगा, जिससे उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। एक बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल बात है, पता नहीं आप समझ भी पाए नहीं पाए। दोबारा फोड़ दे हमको, लो फोड़ देते हैं, मजा आ रहा है ना? बहुत मेहनत लगती है यार ये सब बनाने में, आपको तो क्या मजाक लग रहा होगा यार, फिर भी आप हो कि एक लाइक तक नहीं करते, बताओ यार। अब तक तो 10-20 आइडियो से लाइक हो जाने चाहिए थे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये तो चैप्टर का नाम था। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सर लीनियर मोमेंटम, हाँ लीनियर मोमेंटम होता है सर mv। लीनियर मोमेंटम क्या होता है सर? लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब, इसीलिए मोमेंटम भी एक लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का वही लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन है। अब आप मुझे बताओ कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं सर मुझे तो नहीं लगता। देखो चलो मैं ना एक स्लाइड ले लेता हूँ। देखो आप मुझे बताओ, पूरे सिस्टम का जो नेट मोमेंटम होगा वो पहले पार्टिकल का मोमेंटम मान लेते हैं p1 है, क्योंकि उसके बाद वेलोसिटी है इसलिए मोमेंटम है, मास है इसलिए मोमेंटम है, वेलोसिटी और मास है इसलिए सारे पार्टिकल मान लेते हैं n पार्टिकल्स का पूरा मोमेंटम ये है, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वही तो होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल दोज मोमेंटम्स। इसलिए मैं बोलूंगा m1 v1, m2 v2, सिमिलरली m3 v3 एंड डॉट 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 m1 vn, समथिंग लाइक दिस। तो कुल मिला के मेरे पास ये जो चीज निकली है p वेक्टर, बेसिकली दिस इज द नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो कि इतना आपको दिखाई दे रहा है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 vn, इस टाइप का। ठीक है,
आई थिंक आपको इतनी क्लैरिटी है। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या क्या कहानियाँ चल रही है। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, यही मैंने बोला, यही हमने करा। ठीक है, देखो इवन हम एक काम यहाँ पे अगर करना चाहें, इफ़ यू वांट टू डू दिस देन वी कैन। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एफ एक्सटर्नल बराबर F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 FN टाइप की चीज़ हमने पढ़ा था कि जितना टोटल फोर्सेस लगा रहे हैं सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास को, हमने कहा भाई लो तुम्हारा ये टोटल, यही बेसिकली सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला नेट फोर्स है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, यही बेसिकली नेट फोर्स है सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला। अच्छा, F1 क्या होता है सर? चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ। F2 क्या होता है सर? चेंज इन मोमेंटम अगेन सेकंड पार्टिकल का। ऐसे ऐसे करते करते चेंज इन मोमेंटम, क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ साइड में आके कर लेता हूँ, ठीक है, यहीं पे आके कर लेता हूँ, उसी लाइन को देखना प्लीज, यहाँ पे देखना। तो हमारे पास एफ ऑफ CM कितना हो गया सर? दिस इज समथिंग लाइक M1 बाहर ले लो, d/dt ऑफ V1। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने P की वैल्यू रख दी P1 की, M1 V1। सिमिलरली M2 dV2/d2 प्लस डॉट 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 MN d/dt ऑफ VN टाइप का हमारे पास समथिंग लाइक दैट। इस तरह की हमारे पास कुछ चीज़ बन गई। ये हमारे पास अगर हम कहीं इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम की हेल्प से हमने यहाँ तक का फॉर्मूला अपना डिराइव कर लिया फिलहाल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं वापस से जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हम थे यहाँ कहीं पर, अभी आते हैं उस पर, उसको हम पूरा करेंगे कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने बताया लीनियर मोमेंटम का सम इतना होगा, M1 V1, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब ये MV का मतलब आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये टोटल लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये टोटल सिस्टम का मास जो कॉन्सेंट्रेटेड है बेसिकली वो है, और ये V यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, आगे आगे दिस इंप्लाइज P बराबर MV। ये कैसे कहा गया? यहीं से कहा गया होगा, और कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना, क्योंकि ना इधर समझना प्लीज इस बात को, क्योंकि ये चीज़ जो आपको यहाँ दिख रही है ना M1 V1 वाली, ये हमने पहले ही डिराइव कर ली है। देखो मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वो मिल जाएगा कहीं, हमें देखना पड़ेगा, मुझे पीछे जाके, वेट, मुझे पीछे से निकालना पड़ेगा। चले गया यार कहीं ना, नहीं मैं निकालता हूँ, एक मिनट प्लीज़ वेट। ये एक्सप्रेशन देखो प्लीज़, आपको याद होगा, ये मैंने पीछे बताया था, मैंने जो बताया था वो भी आपको पीछे दिख ही जाएगा वैसे। ये देखो मैं दिखाता हूँ जो मैंने बताया था, क्योंकि उसी में आपको समझ में आएगा। ये मैंने समझाया नहीं था ना इस तरीके से। यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा V। हाँ ठीक है, ये देखो ये एक्सप्रेशन क्या आपको नजर आ रहा है? कैसे कैसे आया? क्या आपको नजर आ रहा है उस समय MV बराबर ये कैसे नजर आया? इसे दूसरे शब्दों में हम ये नहीं कह सकते थे कि ये MV क्या है, एक तरह से ये पूरा मास है, ये पूरी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की। मैं नहीं कह सकता था कि ये पूरे सिस्टम का बेसिकली लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास पे जो पूरा मास ओरिएंटेड है, एक नॉर्मल मास M है जो वेलोसिटी VCM से जा रहा है। तो कोई भी पूछे आपको इसका मोमेंटम कितना होगा, सर P होगा। इफ यू वांट देन यू कैन से PCM कह लो, अगर मन कर रहा है तो, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, और वो बराबर होगा उनके इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स के सम के बराबर। यानी ये हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं इस बात को कि लीनियर मोमेंटम भी बेसिकली सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम्स के बराबर होता है। ठीक है, वही बात वहां पर दिखाई जा रही थी, इसलिए मैं आपको पीछे आके दिखा रहा हूँ। ठीक है, बस इसीलिए इन्होंने यहाँ इसके प्लेस पे ये जो M1 V1 ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि MV के बराबर होता है, इसीलिए इन्होंने इसे जस्ट MV के बराबर लिखा, और इन्हें यहाँ से तुरंत समझ में आ गया कि P बराबर MV। ये बात हम ऑलरेडी पीछे ही देख चुके हैं, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बोलना चाहिए कुछ। ठीक है, जैसे लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करके फोर्स आता है, अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। दोनों तरफ हम लीनियर मोमेंटम, अब ये P कौन है, ये मान के चल रहे हैं कि पूरे N पार्टिकल के सिस्टम को हमने कंप्रेस कर दिया सिर्फ एक जगह पे, और ये जगह पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है M मास। ये पर्टिकुलर जगह किसी VCM वेलोसिटी से जा रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसका मोमेंटम फिर क्या होगा उस समय? P होगा, आप चाहो तो PCM कह सकते हो। अब हम कुछ नहीं कर रहे, जो सेंटर ऑफ मास है उसके मोमेंटम में चेंज को देख रहे हैं, यानी dP/dt देख रहे हैं। तो मास टोटल बाहर आ जाएगा, dV/dt बनेगा। ये V कुछ और नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन देगा, इसीलिए आपको MA मिल गया। पीछे हमने अभी जस्ट देखा कि MA वेक्टर बराबर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर था, यानी कि जो भी नेट फोर्स इस सेंटर ऑफ मास पर पड़ रहा है एक्सटर्नली उसके, इसका मतलब ये हो गया कि F एक्सटर्नल बराबर हो गया dP/dt के, यानी कि जैसा कि जनरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता ही है न्यूटन का। बस ये कुल मिला के बात निकली। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, जो होता ही है, इसमें अलग नहीं हो रहा, वही सब चीजें हो रही है जो हम करते थे, बस एक सीक्वेंस में हो रही है। इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम
पार्टिकल इज जीरो। अगर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पार्टिकल में पड़ने वाला जीरो, अगर ये जीरो है, इसका एक ही मतलब निकलेगा कि पी वेक्टर कांस्टेंट हो गया, यानी कंजर्व हो गया। और पी वेक्टर कंजर्व होने का मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही मतलब बता चुका हूँ, एम वी बराबर कांस्टेंट हो गया। और एम वी बराबर कांस्टेंट होने का मतलब एम तो कांस्टेंट है ही, वी कांस्टेंट हो गया। वी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जैसे आपने बॉम्ब फटता हुआ देखा था पीछे। यानी जब भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा, उसमें लीनियर मोमेंटम पूरे सेंटर ऑफ मास का कंजर्व रहेगा, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि वो उसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा जिसको कर रहा था, जैसे बॉम्ब के केस में हमने देखा। बस यही बात एग्जैक्टली कही जा रही है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, आई थिंक स्टूडेंट्स हमने इतना ही अभी फिलहाल कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को बाद में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ना पता नहीं लग पा रहा टाइम कितना हो चुका है। मेरे सामने फिलहाल ऐसे कुछ सोर्सेज नहीं है, ऑल दो मैंने घड़ी पहनी रहती है, लेकिन यार मैं रोज़ भूल जाता हूँ ये बात की घड़ी स्टार्ट होने से पहले भी देख लूँ क्लास में। मेरे सामने भी एक घड़ी है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा कि क्लास कब स्टार्ट हुई थी। तो अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ इसी यहीं पर हम थोड़ा सा रोके, इसके बाद मेरे पास कुछ टॉपिक बच जाएंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट पहले समझा दूंगा मैं आपको, शायद पढ़ा भी होगा आपने पीछे भी मोशन इन प्लेन में, एक बार ये पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी दिया है, इसलिए मैं पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। ये हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट को जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम धीरे धीरे एंटर करेंगे आपके टॉर्क पे। टॉर्क हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम थोड़े बहुत रिलेशंस लेंगे, उसके बाद हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चलेगा। तो मेरे ख्याल से एक या दो लेक्चर हम शायद और लग जाए बाई चांस, मैं कोशिश करूँगा अगले एक में हो जाए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना, हमें थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, 2 की जगह 3 लेक्चर हो जाए चलेगा। अभी के डियर स्टूडेंट्स इतने। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें। अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई है, कहीं पर भी डाउट है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियो में उसको डाउट को आपका ले सकूँ, ताकि वो क्लियर हो सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।